हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ब्रह्मास्त्र 5। आई होप पुराने जितने भी सेशंस है वो आपके कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेरीज को क्लियर आउट कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। पिकअप द करेक्ट फार्मूला फॉर पोटैश एलम। देखिए एनसीईआरटी का डायरेक्ट सॉल्यूशन का टॉपिक है। पोटैश एलम का हमें फार्मूले रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आएंगे, ऑलवेज थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल बेस्ड हो। तो पोटैश एलम का जो फार्मूला होता है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। तो ये डायरेक्ट अगर हमारी एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर रहेंगे ना तो 10-15 क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ टिक करने से ही आ जाएंगे बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब वो लाइंस पे से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो हमें फिगर आउट करना रहता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था डायरेक्ट पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या है, हमें याद होगा तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हम भी अपने सेशन में। अ सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया बोला है तो वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू रहती है यूरिया के लिए वो एक्जैक्टली 1 रहती है। बॉइल्स एट 100.25 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर द सेम वॉल्यूम, ध्यान देना यहाँ पे बोला है सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विल बॉइल। तो बॉइलिंग बात हो रही है। मैंने पहले ब्रह्मास्त्र 4 में भी बताया था, 3, 2, 1 सब में ये बात बोली है। जब जब फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो बॉइलिंग यानी मैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी यूज़ करूँगा। ओके, अब मैं पहला केस जो है वो यूरिया के लिए देखता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन वाटर ही है तो के की वैल्यू फिक्स रहती है वाटर के लिए 0.52 है। डन। और सेकेंड वेंट ऑफ फैक्टर यूरिया के लिए 1 इज इक्वल्स टू 0.52 मोलालिटी की वैल्यू। लेट्स से मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा वो रहेगा 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60। सेम वॉल्यूम बोला है, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम रहता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सॉल्यूट का मास कुछ है ही नहीं। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों एक ही केस रहेगा, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारे पास यूरिया के लिए कितनी दे रखी है, 100.25। ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, दैट इज TS, माइनस वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100, दैट इज 0.25 इज इक्वल्स टू 1/60। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है उसने, एट व्हाट टेम्परेचर। मैं इस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर रहा, केबी को 0.52 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, और लेट से कुछ भी वॉल्यूम रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों सेम रखेंगे। तो यहाँ पे लेट से वॉल्यूम वी रहा होगा। बोला है एट व्हाट टेम्परेचर द सेम वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विल बॉइल। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो 180 के बराबर रहता है। अब मैं यूरिया के लिए ये सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, ग्लूकोज के लिए भी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, उसके बाद के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी यानी मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180 बाई वॉल्यूम। ओके, सो 1 इंटू 0.52 इंटू 3/180 इज एग्जैक्टली 1/60/V। सर कुछ सेम दिख रहा है सर, क्या सेम दिख रहा है? यूरिया के लिए ये RHS का कैलकुलेशन और ग्लूकोज के लिए जो RHS का कैलकुलेशन है वो दोनों सेम आया। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों के लिए मोलालिटी या मैं बोल सकता हूँ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट सेम है। यानी जितना टेम्परेचर पे यूरिया बॉयल हो रहा होगा उसी टेम्परेचर पे 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बॉयल हो रहा होगा। इस पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25, दैट इज अल्टीमेटली 100.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 100.25 डिग्री सेल्सियस। डन। क्योंकि इसको प्रूफ करना था इसीलिए हमने कैलकुलेशन किया। आगे से आप इस बात को ध्यान देना कि अगर वेंट ऑफ वैल्यू सेम है, सॉल्यूशन सेम है, तो अगर मोल्स सेम आएंगे, मोल्स सेम या मोलालिटी सेम आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशन का सेम रहेगा। ठीक है, एक टेक्निक की तरह भी आप डेवलप कर सकते हो, बहुत काम आएगा फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेफ्थेनिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, KF की वैल्यू दे रखी है, अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन इज ऑब्जर्व्ड। पिछला क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है।
व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर वैल्यू? तो हमें फॉर्मूला पहले नोट डाउन करना है, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ओके, अब हमें आई तो ढूंढना है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, के एफ की वैल्यू 1.72 दे रखी है। मोलालिटी अभी हमने देखा था, मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है ये। तो 11 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज़ 32। तो 32 प्लस 8 इज़ 40 और 11 इंटू 12 आई सपोज 132 होता है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना है। हाँ 132 ही होगा, 12 है उसमें से माइनस कर देंगे, हाँ 132 ही हुआ। प्लस 40 इज इक्वल्स टू 172, यानी मॉलिक्यूलर मास नेफ्थोनिक एसिड का कितना आया है? 172। ओके, आपके पास तो कैल्सी होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सुपर फास्ट कर सकते हो। 172 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट जब भी ग्राम में देगा तो 1000 एक फ्री में आ जाता है। ये 2 से 2 कट गया, 5 1 जा 5 और ये कितना हो गया बेटा? 20। ठीक है, तो ये इट विल बी एग्जैक्टली 20 इंटू 20 दैट इज 400 बाई 172। दिस विल बी अवर मोलालिटी। ओके, अब यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। सो 400 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 172 नीचे रहेगा, 400 डिवाइडेड बाई 172। ठीक है, बहुत प्यार से आपको कैलकुलेशन दिख ही रहा है क्या है? डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी दे रखी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 2 केल्विन। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना तो टी एस होता है ना टी नॉट होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट माइनस टी एस दैट इज डेल्टा टी एफ। ठीक है, जितने 0 डिग्री में से वाटर का 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसमें से मैं सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को जब मैं माइनस करूंगा दैट विल इंडिकेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है। कैलकुलेशन बहुत इजी है, 1.72 को 2 0 मिलेंगे तो 172 डिवाइडेड बाय 172 इंटू 4 इंटू आई, ये कट गया 1 हो गया और ये 2 है तो आई इज इक्वल्स टू 2/4। 2/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.5। सो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 0.5, दैट इज ऑप्शन ए। एक और फंडा आप यहाँ से इस चीज़ को कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एसिड है। सो एसिड्स की टेंडेंसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट होता है वेंट ऑफ फैक्टर, का तो डिसोसिएशन के लिए रहता है, का तो एसोसिएशन के लिए रहता है। डिसोसिएशन तब रहता है जब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आई की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। सो 1 से छोटी आ रही है यानी गिवन एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन। और हमने ये बात पढ़ी है हमारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्यूशन, जो एनसीईआरटी की लाइन है उसके हिसाब से हमने देखा है कि एसिटिक एसिड जो रहता है व्हेन इट इज़ देयर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जब वो किस में प्रेजेंट रहता है? किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहता है, तब वो भी एसोसिएट करता है, डाइमर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? डाइमर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। इफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एनसीईआरटी, ठीक है, डायरेक्ट बात है। एट सम स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन देन कौन से पार्ट रहते हैं वो हमें चेक करना है कि ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए और बी बी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वन of the liquids escape from the solution. AB interaction are weaker than those of AA और BB। सर कुछ समझ ही नहीं आया सर, क्या है क्वेश्चन, क्या है और ऑप्शन क्या है? तो देखो ऐसे टाइप का जब एजियोट्रोप का चीज़ आएगा ना, तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की जब वो बात करेगा तो हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप 2 टाइप के सॉल्यूशंस हमने देखे थे। एक जो होते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन रहते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो दूसरा उनसे डेविएट कर रहे होते हैं, का तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, का तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सो हमें ये चेक करना है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन से डेविएशन का पार्ट है, पॉजिटिव डेविएशन का पार्ट है कि नेगेटिव डेविएशन का। तो लास्ट ब्रह्मास्त्र में हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को डिस्कस किया था। जो लोग पहले ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए हैं उनको रिकॉल हो रहा होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन वाले शो करते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास है
वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दैट मीन्स इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। बस हो गया सर। अच्छा बस इतना ही करना था सर, हाँ एकदम इतना ही करना था। हमें बस ये आइडेंटिफाई करना था कि वो राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि डेल्टा एच मिक्सचर जो रहता है पॉजिटिव डेविएशन में, इट इज ग्रेटर देन 0। और बोलिए सर, डेल्टा वी मिक्सचर, जो डेल्टा वी मिक्सचर रहता है वो भी ग्रेटर देन 0। सर ये तो सबको पता है। जो यूनिक बात है वो रहता है ग्राफ। अगर आपको ग्राफ भी मैं रिकॉल करवाऊँ तो ग्राफ में भी कैसा रहता है, राउल्ट्स लॉ के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ्स रहते हैं वो अपर साइड से क्लोज हो रहे होते हैं, दैट मीन्स इट्स शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सर पर अभी भी मन नहीं भरा सर, क्यों नहीं भरा सर मन? एक भी ऑप्शन इस 3 पोर्शन के रिगार्डिंग में नहीं है। तो चौथी बात जो मैं पॉजिटिव डेविएशन वालों की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ रिकॉल करके, कि ये हमेशा याद रखना, फॉर पॉजिटिव डेविएशन ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन जो रहता है ये हमेशा स्ट्रॉन्गर रहता है कंपेयर टू ए बी इंट्रैक्शन। या हम दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो ए बी इंट्रैक्शंस रहते हैं दे आर वीकर कंपेयर टू ए और बी इंट्रैक्शन। ये बहुत 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 ज़रूरी एनसीईआरटी की लाइन है, ये हमें पता होनी चाहिए। सो आप ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कि ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ ए और बी, ये सीधा सीधा किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है। और हमने पॉजिटिव डेविएशन क्यों लिया है, क्योंकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला गया है। डन, आगे बढ़ते हैं। 30 to 35 मार्क्स स्कोर करना ना, वो पेपर प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। अब वो 35 से 40-45 जाना ना, वो एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर होता है। बट अब वो एनसीईआरटी रीडिंग तो हर कोई करता है। साल भर से हमने एनसीईआरटी तो रीड करी है, भगवत गीता तो नहीं पढ़ रहे थे। अब उस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। सर यही क्वेश्चन अगर डायरेक्टली बोला होता पॉजिटिव डेविएशन के ऊपर, सॉरी पीछे नहीं जा रहा, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के ऊपर, तब तो हम तुरंत बता देते। बट एनसीईआरटी की एक लाइन दी है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, और वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं। उस पॉजिटिव डेविएशन के ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि उनमें इंट्रैक्शन कैसा है। तो आप देखो वो लाइन पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन कहाँ तक जा सकता है, कितने लेवल तक, वो क्वेश्चन ही बता सकता है। क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं बता सकता। बेटा आप लोग प्रैक्टिस भी तो क्वेश्चन ही करते हो ना, तो ये ध्यान रखना है हमें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, सॉलिड बोला है, सॉल्यूट, ध्यान देना। अलग अलग टाइप के रहते हैं सॉल्यूट्स, बट यहाँ पे बात करिए सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड, ठीक है। और जो लिक्विड रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेटली नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। बहुत डायरेक्ट थ्योरेटिकल बातें हैं एनसीईआरटी रिस्पेक्ट में। प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करता है। इसका बहुत सिंपल रीज़न है, हम 11th 9th 10th हर क्लास से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है दैट कंपेयर टू गैस तो प्रेशर पे डिपेंड करती है। सर क्या बात कर रहे हो सर, हेनरी लॉ तो दिया था, बट वो हेनरी लॉ किसके लिए था कि जब मैं लिक्विड के अंदर किसको डिसॉल्व कर रहा होता हूँ, गैसेस को। सो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, पर ये हेनरी लॉ है। और ये किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए है, जब आपका गैस सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है और आपका लिक्विड किसकी तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। सो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत 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 कम होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्योरेटिकल आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 क्वेश्चन है तो 6 में से 2 क्वेश्चन तो मान के चलना है। और प्रिडिक्शन सर ने लगाया है, विक्की सर ने, कि भाई केमिस्ट्री का पेपर आएगा और अच्छा वाला आएगा। सो रीडिंग तो होनी ही चाहिए, और रीडिंग के साथ उस रीडिंग के रिलेटेड प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वही काम हम करके दे रहे हैं, ठीक है, हम करके वही दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ जुड़े रहना है, बार बार सेशंस को प्रैक्टिस करना है, नोटबुक के साथ जुड़े रहना है। ऐसे सर सुनने आए हैं, सर सुन के चले गए, बस कल की कल देखेंगे, अगला ब्रह्मास्त्र आएगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है।
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 500 mm at 283 Kelvin. If the temperature is maintained at 298, यानी टेम्परेचर चेंज हो गया है, ठीक है, then how much dilution its osmotic pressure would be, कितना डाइल्यूशन करे ताकि उसका ऑस्मोटिक न्यू ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 105.3 mm ऑफ Hg हो जाए, ठीक है. यूजुअली mm ऑफ Hg नहीं लिखते, बट हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर की यूनिट mm ऑफ Hg होती है, ठीक है. सारे फॉर्मूलेज हो गए. पिछले ब्रह्मास्त्र में RLVP का देख लिया था, इस बार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देख लिया, स्टार्ट किया तो ग्लूकोज और यूरिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लिया, वेंट ऑफ फैक्टर में एसोसिएशन डिसोसिएशन भी देख लिया, थ्योरेटिकल भी देख ली, और क्या ही देखना बाकी रह गया है. बस प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सभी दिखा देंगे तो तुम क्या करोगे, ये बात क्लियर है. सो π1 इज इक्वल्स टू IC1 RT. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस क्या रहेगा, π2 इज इक्वल्स टू I इंटू C2 RT. ठीक है, अभी टेम्परेचर दोनों के लिए अलग है तो T1 और T2 लगते, गैस कांस्टेंट तो सेम ही रहता है. सो हम सिर्फ रेशियो लेना है. दूसरा कंसेप्ट हमें यह ध्यान देना है कि डाइल्यूशन करा जा रहा है, तो डाइल्यूशन करते टाइम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम रहता है. सो हमें वॉल्यूम के चेंज का रिस्पेक्ट बताना है, ठीक है. वेरी गुड सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. और कुछ नहीं दिया है किसी भी सॉल्यूट के बारे में, तो मैंने पहले ब्रह्मास्त्र के सीरीज़ में भी देखा है. जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ वो 1, 2, 3, 4 ब्रह्मास्त्र सीरीज़ देखिए, और जो पुराने हैं उनको रिकॉल हो रहा होगा कि आई की वैल्यू 1 हम अज्यूम करते हैं अगर हमें सॉल्यूट के बारे में कुछ दिया गया नहीं हो तो. सो आई से आई कट गया क्योंकि उसकी वैल्यू 1 रहेगी. पहले केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 500 है, दूसरे केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 105.3 है. C1 कंसंट्रेशन मोल्स होता है, मोल्स 1 या मोल्स तो सेम ही रखे, हमने बोला डाइल्यूशन है तो मोल्स सेम ही रहेगा, ठीक है. और यहाँ पे मैं V1 लिख लेता हूँ, ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो C1 है हमारा, डिवाइडेड बाय मोल्स 1, मोल्स सेम है, वॉल्यूम V2 रख लेते. R से R भी कैंसिल आउट हो गया. T1 पहले केस में टेम्परेचर कितना है सर, तो पहले केस में टेम्परेचर है 283 और सेकेंड केस में टेम्परेचर कितना है बेटा 298. मोल से मोल्स भी कैंसिल आउट हो गया. सो 500 डिवाइडेड बाई 105.3 दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इंटू 283 अपॉन 298. सो अब मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है V1 और V2 में. सो मैं इस सबको उधर ले जाता हूँ, इधर ले आता हूँ. तो 500 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 105.3 इंटू 283, और पूरा V1 इधर आ गया जो किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर, ठीक है. अब भाई बहुत अच्छी, तो इतनी भी अच्छी मैथ्स नहीं है राहुल सर जैसी, तो थोड़ा तो कैल्सी मुझे यूज़ करना पड़ेगा. तो हम लोग कैलकुलेट करते कितनी वैल्यू आ रही है, 500 इंटू 298, ठीक है. ऊपर वाले का जो वैल्यू आई है वो 149,000 है, डिवाइडेड बाई 105.3 इंटू 283. नीचे वाले की वैल्यू 29799.9 आई है, ठीक है. ये V1 इज इक्वल्स टू V2 के फॉर्म में रहेगा. डन. अब इसको सॉल्व करते 149,000 डिवाइडेड बाई 29799.4. सो एग्जैक्टली बेटा V2 इज इक्वल्स टू 5V1 आया. यानी जब आपको टेम्परेचर 293 केल्विन से 298 केल्विन पे लेके आएंगे और आप चाहते हो कि आपका गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर 105 बन जाए जो पहले 500 था, उसके लिए आपको सॉल्यूशन को 5 गुना ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा. वो ये बात बता रहा है कि फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. कहाँ लिखा है ऐसा, तो ऑप्शन बी में लिखा है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं. हर सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क करें, तो प्लीज़ सीरीज़ में वो देखना जाके, वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट तो कहीं से नहीं आते, ठीक है ना, रेलिवेंट आते हैं. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स एक्स वाई एंड जेड आर गिवन, ठीक है. एक्स वाई जेड के SRP वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, SRP की वैल्यू दे रखी है. फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिड्यूसिंग पावर के स्ट्रेंथ में बताना. रिड्यूसिंग पोटेंशियल, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है. लैंग्वेज ध्यान देना है.
सर एनसीईआरटी में तो लैंग्वेज की लाइन दे रखी है कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो भैया एमसीक्यू में तो लाइन चेंज कर सकता है ना, तो प्रैक्टिस ही बताएगी कि कब कौन से टाइप में हमें यूज़ करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो हमें बताना है। सो रिड्यूसिंग एजेंट, अब आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो तो आपको बैठा के खुद तो घूमने नहीं जाता, ट्रैवल एजेंट का काम क्या है, आपको घुमाना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा, सामने वाले का रिडक्शन करना, और खुद का क्या करना, ऑक्सीडेशन। सो एक मैंने बहुत पीछे के ब्रह्मास्त्र में भी 1 2 3 4 में ये टाइप के रिलेशंस दिखाए आपको कि जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सो हमें एक चीज़ एक ही मतलब एक गाने की तरह हमें सिंग करनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी वैल्यू। रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी वैल्यू। जितनी कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद का वो बहुत प्यार से ऑक्सीडेशन करके देगा और सामने वाले का रिडक्शन करके देगा। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये वैल्यू है x के लिए, ये वैल्यू है y के लिए और ये वैल्यू है z के लिए, और सारी वैल्यूज SRP की ही दे रखी है। सो हमें क्लियर रिलेशन देख रहा है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब मैक्सिमम पावर टू रिड्यूस, ठीक है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा Z, फॉलोड बाय X, और सबसे लास्ट में कौन होगा, Y। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जो एनसीईआरटी की लाइनों में नहीं डायरेक्ट दिया है, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें क्या पूछ रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो वो Z फॉलोड बाय X फॉलोड बाय Y। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, दैट इज B। तो इस फॉर्मूले को एक तरीके से याद रखना, फॉर्मूला रिलेशन है यार, कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है कुछ। डन, गुड क्वेश्चन। हाँ, इसके रेलिवेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ द pH ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 10। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, थ्योरी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का जो वो कंस्ट्रक्शन रहता है विद एक्सप्लेनेशन, थ्योरी के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम इसको एज ए पार्ट ऑफ एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं, बट थ्योरेटिकली भी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमें जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा ना, तो हमें एक इक्वेशन फ्रेम करनी आनी चाहिए, बहुत सिंपल इक्वेशन है। हमें रिडक्शन इक्वेशन फ्रेम करनी आनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए। सो H+ आयनिक स्टेट में H+ आयन की तरह प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोजन, वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हाफ H2 गैस फॉर्म कर रहा है। दिस इज शोइंग रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन रिएक्शन है H+ आयन के लिए। अब थोड़ा आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, ठीक है। हमें एक बात याद रखनी है कि नर्स्ट इक्वेशन ओवरऑल सेल में ही नहीं लगता है, बट वो इंडिविजुअली रिडक्शन हाफ में भी अप्लाई किया जा सकता है और ऑक्सीडेशन हाफ में भी अप्लाई किया जा सकता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस चेंज होती है तो। सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल रहती है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये रहता है जो बंदे एक्वा स्टेट में हैं वो 1 मोलर में होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन तब कहलाती है कि जो बंदे एक्वा स्टेट में वो 1 मोलर में होने चाहिए, और जो लोग गैसियस स्टेट में का तो वो 1 बार में प्रेजेंट होने चाहिए, का तो वो 1 ATM में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन डेवलप हो रही है तो हमें नर्स्ट बाबा को याद करना और नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। सो नर्स्ट इक्वेशन क्या रहती है, ई सेल नहीं लिखूंगा अब मैं, क्योंकि ओवरऑल सेल है ही नहीं, ये मैं रिडक्शन हाफ के लिए लिखूंगा। तो ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू E0 रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर लॉग ऑफ QC, ठीक है, लॉग ऑफ QC। अब आप ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड करने के लिए 0 वोल्ट मानते हैं हम लोग। कितना मानते हैं, 0 वोल्ट। ये E0 रिडक्शन है, ई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। और हमें ढूंढना क्या है, पोटेंशियल ढूंढना है, मतलब हमें ई रिडक्शन फाइंड करना है। तो दिस बिकम्स 0, ओके, माइनस 0.059 एज इट इज रखते हैं, और एन फैक्टर अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। हाइड्रोजन गैस के लिए कुछ बोला नहीं गया है कि उसका प्रेशर कितना है, तो हम उसको 1 बार ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि QC में जब हम QC एक्सप्रेस करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैसेस के लिए उनका पार्शियल प्रेशर QC में आता है। ये 11th के पाप हैं जो आपको याद आने चाहिए इस टाइम पे।
और हाइड्रोजन H+ जो आयन रहेगा उसका हमें कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। अब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई H+ का स्क्वायर कर दिया। डन। सर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन तो नहीं दिया है, फिर से 11th आना चाहिए याद में। pH जो रहता है वो रहता है माइनस लॉग ऑफ H+। डन। अब pH की वैल्यू 10 दे रखी है तो माइनस लॉग ऑफ H+, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर -10 बन जाएगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गया। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -10। थोड़ा सा कंजेस्टेड है बट यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ उसको वैल्यू को। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, ई रिडक्शन इज इक्वल्स टू 0 -0.059/2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर 1 रखा। ये क्वेश्चन ने बोला नहीं है ना प्रेशर चेंज करने को, बोला होता तो यहाँ पे चेंज आ जाता। हाँ, कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि पार्शियल प्रेशर 1 बार है या तो 1 ATM है। डन। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ आयन में चेंज किया है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, उसने 1 मोलर नहीं लिया है, इसीलिए मैं नर्स्ट इक्वेशन को रिफॉर्म करके गिवन कंडीशन के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढ रहा हूँ। सो 10 की पावर -10 का स्क्वायर। मैथ्स आता है ना, आना ही चाहिए यार। ए ग्रुप वाले हो तो राहुल सर जिंदाबाद, बी ग्रुप वाले हो तो भैया कुछ नहीं बोल सकते यार। बी ग्रुप वालों को वैसे भी थोड़ा मैथ्स में दिक्कत होती ही है। ये -10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे 2 को ले लोगे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग ए की पावर बी, पावर आगे आ जाता है, बी लॉग ए लिखते हैं। ठीक है, बी लॉग ए लिखते हैं तो इट विल बी रिटर्न एज -0.059 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 10। सही है, 2 का मैंने अलग से ले लिया, 10 भी बाहर आ जाएगा तो -0.059 इंटू 10। डन। ये 0.59 हो जाएगा, माइनस का माइनस नहीं साथ छोड़ेगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा -0.59 वोल्ट। पिछली बारी का क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, PYQs के सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट। बच्चों को लगेगा थ्योरेटिकल है सर, कहाँ आएगा MCQ में, आ गया, आया और आएगा भी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -0.59 वोल्ट। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेल। 2 सेल दे रखे हैं, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना आना चाहिए। पता है जो डबल बार्स होते हैं वो क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है, यानी 2 सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। सिंगल जो बार होता है वो क्या बताता है, फेजेस के बीच का डिफरेंस, सॉलिड लिक्विड एक्वस गैस। ठीक है, फेजेस के बीच का डिफरेंस। IUPAC ने कन्वेक्शन रखा है कि लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड रहेगा और एनोड पे हमेशा नेगेटिव साइन रहता है, और IUPAC ने कैथोड को राइट साइड में हमेशा रखा है और कैथोड का साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। SRP की वैल्यू 0.34 दे रखी है, SRP की वैल्यू 0 दे रखी है। तो अब भैया हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं ना कि कौन अच्छा बैट्समैन है, जिसने ज़्यादा रन मारे वो अच्छा बैट्समैन है, जिसने ज़्यादा विकेट लिए वो अच्छा बॉलर है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिडक्शन की तरह काम करेगा। तो रिडक्शन की तरह कौन काम कर रहा है, कॉपर। जो रिडक्शन वाला है, रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे होता है तो उसको कैथोड साइड लिखना है। कैथोड मतलब किस तरफ लिखना है, राइट साइड पे। तो डबल बार बनाया। ठीक है, अब रिडक्शन हो रहा है तो दिखेगा ना, अंधे को तो दिखेगा नहीं, तो अंधे को तो पढ़ के हमें बताना पड़ेगा। तो अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो आप जब उसको डिक्टेट करोगे तो वो समझ जाएगा। कब समझेगा, जब आप ये बोलोगे Cu+2 एक्वा स्टेट से। स्टेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। Cu सॉलिड में जा रहा है, वो जैसे ही आपने ऐसा स्टेटमेंट बोला वो समझ जाएगा कि अच्छा सर ये यहाँ पे +2 से 0 जा रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी ये कैथोड वाला साइड है और कैथोड वाले साइड पे ऊपर पॉजिटिव बना देते हैं। आगे बढ़ते सर, आगे क्या बढ़ना है, ये रिडक्शन है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन दिखाना है। यहाँ पे आप +1 से 0 जाते हुए दिख रहा है बट आपको दिखाना 0 से +1 है। क्यों, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो H2 जब भी हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस होता है ना, तो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लैटिनम का होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए PT इलेक्ट्रोड लेते हैं। गैस है तो यहाँ पे गैस लिखते हैं। नॉर्मल केस रहता है तो 1 बार प्रेशर रहता है। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और वो किस में जा रहा है, H+ एक्वा स्टेट में। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने बताया था ये फेजेस के बीच का डिफरेंस बता रहा है। देखो, गैस एक्वस फेज का, सिंगल बार फेज के डिफरेंस का, गैस सॉलिड फेज के डिफरेंस, और डबल बार जो रहता है वो 2 हाफ सेल, पता है ना 2 हाफ सेल रहते हैं और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रहता है, ऐसा डायग्राम रहता है।
तो वो 2 हाफ सेल के बीच का डिफरेंस है सर, कुछ है ऐसा? अच्छा, कंसंट्रेशन भी उन लोगों ने मेंशन करा है, बहुत अच्छे लोग हैं यार वो लोग। तो कौन सा? सो कंसंट्रेशन मेंशन कर रखा है तो टेंशन नहीं लेना हमें। कब बताया कि एक्वस स्टेट में स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर होता है और गैसेस के लिए 1 बार रहता है, ठीक है। तो इनकी अच्छाई का हम फ़ायदा उठाते हैं। एक तो इन्होंने माइनस प्लस भी मेंशन नहीं कर रहा था, आपको तो माइनस प्लस से ध्यान रखना है, एनोड पे माइनस, कैथोड पे प्लस, यानी लेफ्ट साइड में माइनस और इधर प्लस, ठीक है। तो देखो H2H प्लस में जा रहा है, H2H प्लस में जा रहा है, 1 मोलर है, बिल्कुल सही है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी है, सेपरेशन भी आ गया, Cu+2 Cu में जा रहा है, रिडक्शन भी बता रहा है, बहुत सही, ऑप्शन ए एकदम सही है। बाकी भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो, बाकी गलत क्यों है दिख जाएगा आपको। +0+1 में ऑक्सीडेशन इंडिकेट कर रहा है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 0+2 में जा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है भाई। कैथोड पे तो रिडक्शन आप दिखाना पड़ेगा, नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, नहीं है, सही नहीं है। ये तो बात ही, मुद्दा ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉपर का ही तो रिडक्शन होगा, ये तो एनोड साइड बता दिया है, उसका तो कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ आ गई कि नहीं बात? यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन में क्या गलती है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन बता रहा है कॉपर का, जो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोला व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल हैविंग 0.1 मोलर ZnSO4 एंड 0.01 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, ई नॉट रिडक्शन है। SRP वैल्यूज दे रखी है दोनों के लिए। ग्रेटर SRP विल ऑलवेज एक्ट एज कैथोड एंड लेसर SRP विल ऑलवेज एक्ट एज एनोड। ये बात हमें पता होनी चाहिए, हमने पहले ब्रह्मास्त्र के सीरीज में देख रखे हैं, नहीं देखा है तो जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जब अवेलेबल है तो नॉलेज का बेनिफिट उठाइए। EMF ढूंढने को बोल रहा है तो मैं ये यहाँ पे EMF इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन फैक्टर लॉग ऑफ QC एक्सप्रेस कर देता हूँ। ये बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो ZnSO4 यानी Zn+2 का कंसेंट्रेशन 0.1 है और CuSO4 यानी Cu+2 का कंसेंट्रेशन हमारे पास कितना दे रखा है, 0.01। उन लोगों ने क्वेश्चन में ओवरऑल इक्वेशन तो नहीं बनाई है, जिनका हाथ बैठ गया है वेल एंड गुड है, बट जिनका हाथ नहीं बैठा है प्लीज़ 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 एक ओवरऑल इक्वेशन माइंड में फ्रेम करने के बजाय यहाँ पे नोटबुक में नोट डाउन कर लो। क्यों? क्योंकि Cu+2 प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट साइड हो जाए और Zn+2 प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, तो पूरा आंसर बदल जाएगा। वैसा ऑप्शन भी दे रखा होगा। तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही होगी, Cu+2 का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन मतलब वो पहले एक्वा स्टेट में होगा और पहले जिंक सॉलिड में होगा, वो जा रहा है Cu सॉलिड में बन गया और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ यानी वो एक्वस में बन गया। ये बात क्लियर है? यानी QC में Zn+2 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu+2 का कंसेंट्रेशन हमें एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। QC को सेटल कर दिया। एन फैक्टर पिछले ब्रह्मास्त्र में बताया था 2 और 2, चार्जेस 2 और 2 है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही रहता है, तो एन फैक्टर की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, एन फैक्टर की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग बहुत इजीली पकड़ पा रहे होंगे अगर जुड़े हुए पहले से, तो कि एन फैक्टर हम 2 बहुत स्मूथली ले लेंगे। ई नॉट सेल, अब ई नॉट सेल के लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग फार्मूला यूज़ करते हैं तो करते हैं, नहीं होता तो एक ही करते। मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए आप ई नॉट रिडक्शन की वैल्यूज़ के बेसिस पे ही फार्मूला यूज़ करिए आप। ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। कैथोड वाला एलिमेंट कॉपर है तो 0.34, ये फॉर्मूले का माइनस है, मेरा घर का नहीं है। और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 है, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0.34 प्लस 0.76, तो वैल्यू आ जाएगी 1.1 वोल्ट आ गई। ये बात क्लियर है? दिस इज योर ई नॉट रिडक्शन के फॉर्म में आप यूज़ करेंगे तो इट विल बी ईजियर एंड स्मूदर, ठीक है। बाकी कंफ्यूज हो जाओगे आप। EMF हमें ढूंढना है तो वो चलता रहेगा यहाँ पे EMF, ठीक है। थोड़ा 1.1 माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। QC को सब्सटीट्यूट करते हैं लॉग के साथ, कितना दे रखा है, किसका कंसंट्रेशन हमें देखना है, वो ओवरऑल इक्वेशन हमें फ्रेम करनी आनी चाहिए। Zn+2 का 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01, 0.1 मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, डन। ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो लॉग 10 की पावर +1, 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2, ठीक है। 1.1 माइनस 0.0, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ 9 और 5, 1.1 माइनस 0.0295, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेरा मैथ्स अच्छा है, उतना अच्छा भी नहीं है, तो मैं कैलकुलेशन में ये देख सकता हूँ कि 1 में से ये वैल्यू इसको लमसम में 0.03 मान लेता हूँ, सही है ना, अप्रॉक्सीमेटली। सो 1.1 में से 0.03 माइनस करूँगा तो वो 1.07 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क रखो, ठीक है, ऐसे टाइप का आ सकता है।
what will be the mole ratio of gaseous product obtained at cathode and anode respectively when electrolysis of dilute H2SO4 takes place, and it is carried out between platinum electrodes. Electrodes platinum मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जब प्रोडक्ट गैसेज निकल रहे होते हैं तो हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं. अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाले क्वेश्चन में हमें ये बात का ध्यान देना है कि जब वो डाइल्यूट H2SO4 की बात कर रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, H प्लस और SO4-2. और डाइल्यूट है तो यानी इसके साथ कंपटीशन में वर्सेस वाटर रहता है, कंपटीशन में वाटर रहता है. ठीक है, वाटर का दोनों हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी पॉसिबल है और वाटर का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है. मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, या आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज़ को कि SO4-2 MnO4-1 Cr2O7-2 F-, अगर ये सारे एनायंस हैं, अगर ये सारे एनायंस आपको दिख जाए और इसमें एक और एनायन को ऐड कर दो NO3-1, सो ये लोग हमेशा वाटर को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत, वाटर को रिस्पेक्ट देते हैं और वाटर को ऑक्सीडेशन करने को दे देते हैं. वाटर अपना ऑक्सीडेशन कर देता है और जब जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है O2 गैस लिबरेट होती है. और ऑक्सीडेशन हमें और आपको पता है हमेशा कहाँ पे रहता है, एनोड पे. ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो यानी ऑक्सीजन गैस एनोड पे लिबरेट हो रही होती है. ये तो हो गई जब एनायंस ऐसे हो. अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो, Al+3 हो और Mn+2 हो, ये मेटल्स प्रेजेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ. किसी भी लेवल का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन बोर्ड या गुजकेट में आएगा ना, आप ये बातों को ध्यान दे के ही सॉल्व कर सकते हो. एस ब्लॉक एलिमेंट हो या Al+3 हो या Mn+2 हो, वो भी वाटर को रिस्पेक्ट देता है. ठीक है, वाटर को रिस्पेक्ट देता है, बट वाटर इस बार दोगलापन शो करता है. पहले वाटर ने दोगलापन में ये दिखाया कि खुद का ऑक्सीडेशन करके O2 गैस बना दिया, बट इस बार उसने अपना रिडक्शन करके H2 गैस बना दिया. और H2 गैस हमेशा 2 मोलर में निकलता है, 2 मोल. बैलेंस इक्वेशन अगर आप उसकी बनाओगे तो वो 2H2 निकलता है. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन दे रखा है. यहाँ तो H2SO4 में पहले SO4 एनायन दे रखा है, तो हमें ये बात तो क्लियर होगी कि O2 गैस लिबरेट हो रहा होगा. और वो O2 गैस कहाँ पे लिबरेट हो रहा होगा, एनोड पे, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा. और कैथोड पे जो रहेगा रिडक्शन हो रहा है, तो वाटर का ही रिडक्शन हो रहा होगा और वो H2 गैस लिबरेट कर रहा होगा जिसका कोफिशिएंट 2 रहेगा. तो हमें आंसर मिल गया कि व्हाट इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड. तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जिसका मोल 2 है और एनोड पे O2 गैस जिसका मोल 1 है. सो रेशियो विल बी 2:1. रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 2:1. ओके, आगे बढ़ते. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान देना इस चीज़ पे. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल फंक्शन इन एसिडिक मीडियम. सो डायरेक्ट थ्योरेटिकल रिस्पेक्ट है, बैटरी के पार्ट का क्वेश्चन है. फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, लाइन टू लाइन, इंपॉर्टेंट है, बट कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी तो देखना है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल फंक्शन इन एसिडिक मीडियम. सो 2 सेल्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में फंक्शन कर रहे होते हैं, दैट इज ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज सेल दैट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम. सो आप देख सकते हो 1 and 3. बेटा जब थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन आते हैं ना और फिर जो नहीं बनते हैं ना, वो रिग्रेट वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है. तो इससे अच्छा हमें पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए, उसके पैरेलल में क्वेश्चन बना दिया करो. क्वेश्चन तो हमेशा बनने चाहिए. क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको आइडिया देगा सबसे इंपॉर्टेंटली तो, कि किस पार्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन, अरे बोर्ड हमारा क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछ सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो लगी रहनी चाहिए. द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज. कैटलिस्ट का रोल बहुत सिंपल होता है. कैटलिस्ट जो होता है ना, वो लोकल आदमी होता है. भाई पहाड़ चढ़ने के लिए इतना बड़ा रास्ते की जगह वो छोटा सा रास्ता प्रोवाइड कर देता है. लोकल आदमी लोगों को शॉर्टकट पता रहता है ना, ये जो पहाड़ की लेंथ होती है ना, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. तो लोकल आदमी के प्रेजेंट में वो लेंथ छोटी हो जाती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. डायरेक्ट सी बात है. ठीक है, इट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि फॉरवर्ड का जितना चेंज करेगा उतना बैकवर्ड का चेंज करेगा. एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं लाता है. ठीक है, गिब्स एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं ला रहा है, क्योंकि अगर एंथैल्पी में चेंज है नहीं तो गिब्स में भी कोई चेंज नहीं होगा. इट विल ओनली चेंज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज EA की वैल्यू को वो ऑल्टर करता है. आगे बढ़ते. द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज. ठीक है, एक बहुत यूनिक रिएक्शन ऐसी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन. बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कैपिटल R होता है.
चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ स्पीड या चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी चेंज ऑफ डिस्टेंस या चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी या डी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, ठीक है। और रेट कांस्टेंट हमें पता है वो के है, तो आर और के कौन से ऑर्डर के लिए बराबर होगा, अभी हमें पता चल जाएगा। रेट लॉ क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनी गिवन रिएक्टेंट रेज टू सम पावर एक्स। अगर मुझे आर और के को बराबर करना है तो एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूँ, वाई सो, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू के, आर की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो आर इज इक्वल्स टू के। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 0। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 60 minutes फॉर 60% कंप्लीशन, व्हाट विल बी द टाइम फॉर 50% कंप्लीशन। 50% मतलब वो टी हाफ ढूंढने को बोल रहा है अल्टीमेटली, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के होता है। तो हम पहले ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन से हम लोग के ढूंढ लेते हैं, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, कितना टाइम बोल रहा है 60। ऑप्शंस चेक कर लो, हर बार कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है, मिनट में है तो मिनट में ही ऑप्शन दे रखे तो मैं मिनट में ही जाने दूंगा। लॉग ऑफ परसेंटेज जब भी रहता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100 मानते हैं और 80 मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन। 80 हमेशा फॉर्मूले में क्या बताता है, A0 अपॉन 80 लिखते हैं, A0 इनिशियल 80 रिमेनिंग। सो अगर 60% कंप्लीट हो गया है तो रिमेनिंग कितना रहा है बेटा 40, तो 2.303 बाई 60, ये के की वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा लॉग 5/2, ठीक है। और ये 2.303 बाई 60, डन। अब इस के को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही होगी, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 5/2, डन। हम कैलकुलेशन पर्पस में जब भी हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं ना तो 0.693 जो रहता है वो अल्टीमेटली 2.303 इंटू लॉग 2 का प्रोडक्ट रहता है। सो मैं इसको रीराइट करके क्या लिख सकता हूँ कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई 2.303, नीचे का नीचे ऊपर चला गया तो वो 60 ऊपर इंटू लॉग 5/2, ठीक है। 2.30 से 2.303 कट गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल्स टू लॉग 2 की वैल्यू 0.301 होती है, डन। और log 5/2 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, log 5 की वैल्यू होती है 0.699, 0.699 मतलब 0.7 माइनस 0.301 इंटू 60, डन। हाँ अब थोड़ा सा है भाई इसमें, तो इस कैलकुलेशन को मैं इधर लेके आता हूँ तो मैं इधर लिख सकता हूँ टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.301 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.7 में से 0.3 माइनस करते तो मैं इसको रफली 0.4 अज्यूम कर लेता हूँ, 0.4, ठीक है। कैलकुलेशन है तो वो पर्सपेक्टिव सेम ही रहेगा। सो 0.3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 3/4 इंटू 60, 3/4 इंटू 60 करेंगे, ये कितना हो गया बेटा 2 ज़ा और 30 ज़ा 2 15 ज़ा 15 3 ज़ा कितना हो गया 45 मिनट्स। सो आंसर कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मिनट्स। 50% कंप्लीशन मतलब हाफ लाइफ ही बोलता है, हमेशा ये बात याद रखना, हाफ लाइफ 50% कंप्लीशन मतलब हाफ लाइफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप लोग ज़्यादा फास्ट कर पाओगे क्योंकि विल हैव कैल्सी। कुछ अजम्पशंस मैंने करे, इसका कारण यही है कि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। ओके आगे बढ़ते नेक्स्ट। जनरली 10% ऑफ अ टेम्परेचर शुड इंक्रीज टू डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। एकदम सही बात है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर जब जब मैं बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ता है। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 40, सो 10 से 40 जा रहे हैं तो कितने गुना बढ़े हम लोग, 4 टाइम्स। वी हैव इंक्रीज 4 टाइम्स। फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज 2 टाइम्स हमारा रेट बढ़ता है। ROR रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। सो इफ़ वी आर इंक्रीजिंग 4 टाइम्स, हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। सो मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बताता हूँ, 2:n। 2:n, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन
टेम्परेचर, जहाँ n ऑर्डर नहीं है, n इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वी आर इंक्रीजिंग, ओके, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 10 डिग्री से अगर मैं 40 डिग्री पे जा रहा हूँ तो मैं 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा हूँ। सो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई 16 टाइम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये NCERT में लाइन की तरह दे रखा है, डायरेक्ट लाइन है। NCERT में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ लाइन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो हमने करी है। आगे देखते हैं। फॉर गैसेस सब्सटेंस हैविंग रेट ऑफ रिएक्शन KAB, AB मतलब समझ आया, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B दे रखा है और दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी 1 1 है। ओवरऑल ऑर्डर हम बोलेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर जो रहेगा वो इक्वेशन का 2 रहेगा, ठीक है, और इंडिविजुअल ऑर्डर 1 1 रहा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स 1/4 देन द रेट बोल रहा है, तो रेट लॉ इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन A की पावर 1 और B की पावर 1 है, ओके। वॉल्यूम में चेंज करा है, मोल्स फिक्स है। जब जब ऐसा होता है ना तो हमें ये बात मानना है कि अगर वॉल्यूम में चेंज कर रहा है यानी मोल्स हमारे फिक्स रहेंगे, ठीक है। सो ये तो नॉर्मल रेट था। अब आर न्यू जो न्यू रेट है फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, तो K की वैल्यू K ही रही। कंसंट्रेशन ऑफ A को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया, V/4 हो गया, पहले V था V/4 हो गया। B के लिए कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई V/4, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा रीराइट करता हूँ, तो K इंटू मोल्स अपॉन पुराना वॉल्यूम, तो पुराना कंसंट्रेशन दे देगा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाई 4 नीचे का नीचे है, तो नीचे का नीचे हमेशा कहाँ जाता है बेटा, ऊपर जाएगा, तो इंटू 4 इसको इधर लिख देता हूँ। मोल्स B अपॉन वॉल्यूम, वो पुराना B कंसंट्रेशन दे देगा और नीचे का नीचे ऊपर चला गया, इंटू 4। सो वी कैन राइट K इंटू A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन, और 4 4 जा कितना होता है 16। दिस बिकम्स आवर आर न्यू। क्या ये देखा दिखाया लग रहा है? हाँ सर, ये पुराना वाला आर है। सो आर न्यू इज इक्वल्स टू R इंटू 16। सो जो नया रेट है वो कितने टाइम्स इंक्रीज करा है, डिक्रीज नहीं करा है, इंक्रीज करा है, 16 टाइम्स इंक्रीज करा है। डन। सो आवर आंसर विल बी 16। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज में टाइटेनियम से, जब स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम से चालू करते हैं, बीच में एक हाइप आता है, फिर एटॉमिक रेडियाई आयरन कोबाल्ट और निकल के अराउंड सेम हो जाता है थोड़ा इधर, और फिर जिंक में एकदम से बढ़ जाता है। ये बात क्लियर है? दिस इज़ द चार्ट ऑफ आयनिक रेडियाई जो आप NCERT में देखेंगे 3D सीरीज़ वाले एलिमेंट में। स्टार्टिंग फ्रॉम SC TI क्रोमियम एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज देखने को मिलता है। रीज़न बीइंग, इस केस में यहाँ से जब हम सीरीज़ को देखते हैं तो Z इफेक्टिव की वैल्यू ग्रेटर रहती है कंपेयर टू सिग्मा। सिग्मा इज़ व्हाट? शील्डिंग इफेक्ट से। जब ये तीनों एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम रहता है, दैट मीन्स Z इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सिग्मा। सिर्फ एक अलग सा केस रहता है जिंक का, क्योंकि वहाँ पे 3D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है Z इफेक्टिव से। सो ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि घट रहा है और एंड तक घटना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। एटॉमिक रेडियाई घटा, बीच में बराबर हुआ, और जिंक के केस में एकदम से बढ़ गया लास्ट में। सही है? तो इसका रीज़न यही रहता है कि Z इफेक्टिंग और शील्डिंग इफेक्ट में 3 पैरामीटर्स बनते हैं। डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब Z इफेक्टिव ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट। दोनों का साइज, 3 एलिमेंट्स में साइज बराबर है, यानी Z इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, और जिंक एकदम बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन Z इफेक्टिव। चार्जेस का टेंशन नहीं लेना, NCERT में भी वो लाइन मेंशन्ड है कि अगर 3D सीरीज में एलिमेंट्स में सेम चार्जेस होते हैं तो फिनोमिना में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप ध्यान से देखो, चार्जेस सबके सेम है तो फिनोमिना में कोई चेंज नहीं आएगा, तो चार्जेस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम क्रोमियम वेनेडियम सीरीज़ हमें पता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियाई रहेगा वो रहेगा टाइटेनियम का, ठीक है, फॉलोड बाय कॉपर। अगर आप देखोगे तो कॉपर का कॉपर 29 और जिंक 30, तो यानी जिंक का एटॉमिक रेडियाई कॉपर से ज़्यादा है।
तो जिंक का एटॉमिक रेडियाई कॉपर से ज़्यादा है, ठीक है, जिंक का एटॉमिक रेडियाई कॉपर से ज़्यादा है। उसके बाद टाइटेनियम का वेनेडियम से ज़्यादा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डन। यहाँ पे ये केस आ जाएगा, दिस रीज़न हम लिख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटॉमिक रेडियाई के बेसिस पे, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। आगे, द ओनली एलिमेंट विथ पॉजिटिव ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इन 3D सीरीज, ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि अगर 3D सीरीज में देखने जाऊंगा तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव रहता है, तो कॉपर जो एक एलिमेंट है उसका रिडक्शन एसआरपी की वैल्यू ई नॉट Cu+2 से Cu में जा रहा है, उसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट रहती है। कितनी रहती है बेटा? 0.34 वोल्ट। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? तो आप देखेंगे तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स दे रखे हैं। एल मतलब लेंथेनम। लेंथेनम सीरीज हमें पता है 57 से 71 तक रहती है। 57 एलिमेंट से 71 चालू होती है, लेंथेनम से स्टार्ट होती है। Ly होता है Ly, Ce और Yb, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब अगर हम देखें, दिस इज नॉट Ly, दिस विल बी Dy, ठीक है। डाइप्रोस्पियम हम देखते हैं, तो एक बहुत स्टैंडर्ड सीरीज रहती है कि अगर स्टैंडर्ड बात रहती, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज कर रहा होता है तो बेसिसिटी जो रहती है, बेसिसिटी किसी भी एलिमेंट की वो डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीज होती है। अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे हम लेंथेनम सीरीज में 57 से 71 में जा रहे होते हैं, एटॉमिक साइज जो रहता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, बट एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा होता है। और जो रीज़न रहता है, रीज़न बीइंग एलसी का मतलब होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जैसे जैसे हम 57 से 71 की तरफ मूव कर रहे होंगे, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है बट साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज कर रहा है तो बेसिसिटी भी डिक्रीज कर रही है। सो पूरे लेंथेनम सीरीज में सबसे ज़्यादा साइज सबसे पहले एलिमेंट दैट इज लेंथेनम के पास प्रेजेंट रहेगा, La के पास प्रेजेंट रहेगा, यानी उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, दैट इज LaOH होल थ्राइस। देखते क्या क्वेश्चन दिया है। द पेयर ऑफ एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स इज, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स बताना है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को गवर्न कर रहे होते हैं। तो अब VoCr2O3, तो सबसे पहली बात है तो क्रोमियम का Cr2O3 जो ऑक्साइड रहता है, इट्स एम्फोथेरिक इन नेचर। और अगर हम वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम में स्पेसिफिकली V2O5 जो ऑक्साइड रहता है वेनेडियम का, इट्स ऑल्सो एम्फोथेरिक इन नेचर। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है, तो हमें देखना है कौन सा केस दे रखा है। V2O5 दे रखा है बट यहाँ CrO3 दे रखा है। CrO3 बेसिक नेचर का रहता है, एम्फोथेरिक का नहीं रहता है। V2O3 दे रखा है, VO2 दे रखा है। कुछ कुछ बुक्स में VO2 को भी कंसिडर करते हैं एम्फोथेरिक, बट आई सपोज दिस इज नॉट VO2, ये V2O5 ऑप्शन कर दो, तो Cr2O3 सही है। ये ऑप्शन थोड़ा सा हम स्लाइटली चेंज कर देते हैं एनसीईआरटी डेटा के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। Cr2O3 और V2O5 दोनों एम्फोथेरिक नेचर शो करते हैं। CrO3 इज बेसिक इन नेचर। आगे बढ़ते, विच इज नॉट एन एम्बिडेंट लीगेंड। तो एम्बिडेंट लीगेंड क्या होते हैं? तो लीगेंड्स जिनके पास दो डोनेटिंग साइड्स होती है उनको हम एम्बिडेंट लीगेंड बोलते हैं। जैसे CN-, यहाँ पे कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल को, और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, बट आइदर ऑफ द वन टाइम में एक ही डोनेशन पॉसिबल है, दोनों साथ में मेटल को डोनेट नहीं करेंगे। सो हर एम्बिडेंट लीगेंड एक तरीके से यूनिडेंटेड के अंदर ही आता है, बट उसके पास दो डोनेटिंग साइड्स होती है, नाम बदल जाता है। CN- इज एन एम्बिडेंट लीगेंड, ठीक है। SCN इज ऑल्सो थायोसाइनेटो, NO2 नाइट्रीटो, O नाइट्रीटो और N नाइट्रीटो, C2O4-2 ऑक्जेलेट आयन जो रहता है, ऑक्जेलेटो, जिसका नाम हम लीगेंड की तरह ऑक्जेलेटो यूज करते हैं, वो एम्बिडेंट लीगेंड नहीं है, वो बाइडेंटेड लीगेंड है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विच इज नॉट एन एम्बिडेंट लीगेंड पूछा है। CN- साइनाइडो, नाइट्राइल, ठीक है। कार्बन N जुड़ा रहता है तो नाइट्राइल C, और नाइट्रोजन जुड़ा रहता है तो नाइट्राइल N। डन। नाम ध्यान देना है, क्यों नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट में ये बताना आप लोग। आपके भी आंसर्स पैरेलल आने चाहिए कमेंट्स में, क्योंकि नाम आयोनाइजेशन आइसोमर को भी वो
लिंकेज आइसोमर को भी जनरेट करके देता है। तो कभी कभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एम्बिडेंट लिगेंड के नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। बोला है द हाइब्रिड स्टेट ऑफ जिंक इन Na2ZnCN4 इज। हाइब्रिडाइजेशन हमें ढूंढना है जिंक का, सेंट्रल मेटल है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर, क्योंकि सोडियम काउंटर आयन है, +1 में डिसोसिएट होगा तो पूरे स्पीयर पे -2 चार्ज क्रिएट करके जा रहा होगा वो। स्पेसिफिकली अगर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना रहता है तो उसको हम X मानते हैं। CN की प्रॉपर्टी एज ए लिगेंड जो रहता है वो -1 चार्ज रखता है, तो -1 × 4 ओवरऑल चार्ज -2, X -4 इज इक्वल्स टू -2, तो X इज इक्वल्स टू +2 हो जाएगा। यानी जो हमारा जिंक है उसके ऊपर +2 चार्ज है। अब जिंक का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो आर्गन 4s2 3d10 रहता है, 4s2 3d10 रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं? एग्जैक्टली 2। तो यानी हमारा Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10। 3d में 5 घर होते हैं, हर घर में 2 ही लोग अलाउड है, तो पाँचों के पाँचों घर भरे हुए हैं। यानी डी तो कोई काम का नहीं है हमारे लिए। जो भी हाइब्रिडाइजेशन चालू होगी, लिगेंड जहाँ डोनेट करना चालू करेगा वो 4s ऑर्बिटल से डोनेट करना चालू करेगा, उसके बाद 4p में डोनेट करेगा, क्योंकि 3d तो कम्प्लीटली फिल्ड है। 3d क्या है बेटा? कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। एक और बात, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो डाई मैग्नेटिक नेचर रख रहा होगा, दैट इज म्यू की वैल्यू जो रहेगी वो 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एग्जैक्टली 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। कितने लिगेंड्स जा रहे हैं टोटल? 4 लिगेंड्स, तो 4 खाली घर हमें भरने हैं, 1 2 3 4। गिनो कौन से हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है? S का 1 P का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp3, दैट इज डी आंसर। ओके, मैग्नेटिक नेचर भी पूछ सकता था, तो मैग्नेटिक नेचर में हम ये बोलते हो डाई मैग्नेटिक है, क्योंकि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CO, मेटल कार्बोनिल का क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड, NCERT में इसका कंसेप्ट दे रखा है लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में वो कैसे आ सकता है आप देखो। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट भी करना है पैरेलली, बोला है सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने आंसर्स और ओपिनियंस को भी शेयर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CO एक्ट एज अ ब्रिज लिगेंड, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे रखे थे। तो ब्रिज लिगेंड को इस केस में बनता है जब CO2 CO6 है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो CO छोटा वाला O है वो कोबाल्ट को इंडिकेट कर रहा है, और कैपिटल C कैपिटल O जो है वो कार्बोनिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बोनिल लिगेंड की तरह काम करता है और कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है CO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ से C गया है डबल बॉन्ड O, यहाँ से C गया है डबल बॉन्ड O। देखो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। सो मेटल कार्बोनिल के अंदर ओनली CO2 CO6 ऐसा केस रहेगा जहाँ पे वो ब्रिज लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा होगा। अगर आप देखें 6 कार्बोनिल है तो 2 तो यूज़ हो गए, तो टोटल 4 बचे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 का केस बनेगा। दैट मीन्स CO एंड CO और यहाँ CO एंड CO। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, तो दिस इज नोन एज द ब्रिज पार्ट। ब्रिज की तरह काम कर रहा है ना, ये 2 एंड है और ये ब्रिज हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CO2 CO6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। CrO6 जो रहता है उसका शेप आप देखना, NCERT ओपन करके बैठो, साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल रहता है। Mn2CO10 का जो रहेगा, Mn के इस तरफ 5 है और इधर 5 है, और Mn के बीच में बॉन्ड रहेगा। FeCO5 जो रहता है TPP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, वहाँ पे भी कोई ब्रिज बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आयोनाइज्ड आइसोमर? आयोनाइज्ड आइसोमर कब होता है, जनरेट है? जब आपका काउंटर आयन लिगेंड की तरह काम कर सकता है और लिगेंड में से कोई बाहर चला जाए, तो वैसे टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइज्ड आइसोमर बोला जाता है। सो आपको दिख रहा है कि NO2 जो है वो काउंटर आयन की तरह काम कर सकता है, और Cl जो है वो काउंटर आयन से अंदर की तरफ आ सकता है। सो एक्सचेंज ऑफ काउंटर आयन एंड लिगेंड जब रहता है तो उस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइज्ड आइसोमर। डायरेक्ट से बात है, आप देख लो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट मैच कर रहा है। H2O वैसे का वैसा ही रहा, 4, पहले Cl बाहर था, अब अंदर आ गया तो Cl 2 हो गए और NO2 बाहर चला गया। सेंट्रल मेटल आयोनाइज्ड आइसोमर जब भी फॉर्म होता है सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात ध्यान देना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ONO2, हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन तो थोड़ा गलत है। ONO जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, ये लिंकेज आइसोमर बता रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी बता देता हूँ, क्योंकि NO2 जो है वो एम्बिडेंट लिगेंड की तरह काम करता है, हमने अभी देखा था। तो या तो मेटल के साथ नाइट्रोजन वाला पार्ट जुड़ेगा या तो मेटल के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट जुड़ेगा। समझ आएगी बात?
तो लिंकेज के डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसको हम लिंकेज आइसोमर बोलते हैं। बट हमें लिंकेज नहीं पूछा है, हमें तो आयोनाइज पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। डन। आगे बढ़ते 26 हाउ T2G4 एंड EG0 कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल फॉर D4 आयन ड्यूरिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो हमें पता है कि CFT के केस में क्या होता है, ये एनर्जी का लेवल होता है, ठीक है, ये 3D डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो ऊपर वाला सेट रहता है बेटा वो EG का सेट रहता है, और जो नीचे वाला सेट रहता है वो T2G का सेट रहता है। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्स्टली लोअर एनर्जी में फिल होते हैं। सो मेरे पास T2G सेट में है ना, पहले 3 भर गए, अब उस 4th इलेक्ट्रॉन के पास एक डिलेमा होगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ 5 में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ पीछे जाके बाकी सीरीज़ को भी देखिए, क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जो पहले से जुड़े हैं उनको काफ़ी रिलेवेंट आइडिया आ ही गया होगा क्या करना है। तो 4th इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पेयरिंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करना है, T2G4 और EG0 फॉर्म करना है, तो 4th इलेक्ट्रॉन यानी T2G सेट में ही आना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पेयर कर रहा है। पेयर कब करेगा? जब उसको कूदने की एनर्जी ज़्यादा लग रही होगी। हाँ, वही काम करेंगे ना जिसमें एनर्जी कम लग रही होगी। समझ आएगी नहीं बात? तो T2G में पेयरिंग हो पा रही है 4th इलेक्ट्रॉन की, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी जो रहेगी डेल्टा O विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। सही है बात? ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी रहते हैं इसी को हम लोग डेल्टा O बोलते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कूदने में ज़्यादा दम लग रहा होगा उसको, तो उसने क्या बोला, यार नहीं कूदना यार, बहुत लंबा है, मैं एक काम करता हूँ पेयर कर लेता हूँ। तो पेयरिंग एनर्जी कम हुई और स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हुई। सही है, तो इसलिए उसने अपने आप को पेयर कर लिया। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर ए के अकॉर्डिंग होता तो पेयरिंग उसको ज़्यादा हार्ड लग रहा होता, तो वो क्या करता, वो पेयर ना करके ऊपर कूद जाता, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब के केस में क्या हो जाता, T2G तो 3 ही रहता, पर EG में एक इलेक्ट्रॉन आ गया होता। ये फर्स्ट केस के लिए होता, बट हमारे पास अभी आंसर डी रहेगा। आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, NCERT की डायरेक्ट थ्योरी के बेस के ऊपर रहता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, कब? जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है। ये हमेशा बात याद रखना। कुछ बुक्स में ये भी बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तब भी बढ़ता है जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो नेचुरल सी बात है, जब कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ही। दूसरा केस ये रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जब ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है, मतलब ब्रांचिंग के साथ उसका एक इन्वर्स रिलेशन रहता है। ब्रांचिंग के साथ कैसा रिलेशन रहता है? इन्वर्स। ब्रांचिंग मतलब एक स्ट्रेट चेन और ऊपर नीचे आइसोमर बन जाते हैं ब्रांचिंग में। सो हमें यही दो फंडों को यूज़ करके फिजिकल प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन करना है। सो अगर आप ध्यान से देखो, क्लियर कट नंबर ऑफ कार्बन तीनों केसेस में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सही है कि नहीं? 1 2 3 और 4। तो कार्बन का ऊपर तो हम नहीं जज कर सकते क्योंकि सारे कार्बन सेम है। ब्रांचिंग का केस देखते हैं, तो सेकंड केस में स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सेकंड का होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सेकंड का होगा, फॉलोड बाय। अब मैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कंपेयर करता हूँ, तो आप क्लियर कट ये देख पा रहे होगे, अगर इसको पेरेंट चेन मान रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एक ही ब्रांच निकला हुआ है नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर ये पेरेंट चेन है तो कितनी ब्रांचिंग निकली हुई है? 2 ब्रांचिंग निकली हुई है। BR भी ब्रांचिंग का ही पार्ट अलग से निकला है ना, तो वो ब्रांचिंग का पार्ट ही गिना जाएगा। सो यानी यहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग है रिलेटिवली कंपेयर टू यहाँ पे, तो जहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो सबसे लास्ट में थर्ड आ जाएगा और बीच में कौन आ जाएगा? फर्स्ट। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड फॉलोड बाय फर्स्ट और सबसे लास्ट में थर्ड। दिस C इज़ द राइट आंसर। डन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर रेलिवेंट में हमें ब्रांचिंग कैसे देखनी है, ब्रांचिंग ऐसे ही आइडेंटिफाई करनी है। कोई एक पेरेंट चेन होगी उसके रिस्पेक्ट में कितने ऊपर नीचे लटके हुए हैं, कोई पेरेंट चेन होगी उसके रिस्पेक्ट में कितने ऊपर नीचे लटके। ये पेरेंट चेन के रिस्पेक्ट में एक ही नीचे की तरफ है, यहाँ पेरेंट चेन के रिस्पेक्ट में 2 है, तो यहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग, यहाँ कम ब्रांचिंग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 28 CH3CH2Cl है, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें पूछा है क्या है, तो बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें पता है। पहले ब्रह्मास्त्र के सीरीज में भी हमने देखा है, वुड्स रिएक्शन रहता है। वुड्स जुआरी था, 1 का 2 करके देता था, सिंपल सी बात है, वुड्स 1 का 2 करके देता था। RX की रिएक्शन अगर Na के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, गैमलर था वो एक तरीके से, वो RR फॉर्म करके देता है, ठीक है। और जो बॉन्ड रहता है RR का, वो उसी कार्बन के अबाउट बनता है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ था, डायरेक्ट सी बात है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो CH3CH2 स्टार मार्क कर लो वो कार्बन जिसके अराउंड हेलोजन जुड़ा है,
जैसे ही आप उसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा, मिरर इमेज ही आपको फॉर्म करनी है एक तरीके से। तो CH3 CH2 CH2 और फिर CH3 फॉर्म हो गया, सही है। एक का दो करके दे दिया ना गैमलर, एक का दो करके दे दिया तो गैमलर की तरह काम कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूट ए। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ CH3 CH2 CHF CH3 यानी 2-फ्लोरोब्यूटेन है विथ CH3O माइनस प्रेजेंट इन इथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। जो उसका मीडियम है वो मिथेनॉल है और जो रीएजेंट है वो CH3O माइनस है। सो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, CH3O माइनस जो है वो दो तरीके से काम कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। अगर उसको मिथेनॉल में रखा है यानी एल्कोहलिक मीडियम है, सो एल्कोहलिक मीडियम के केस में इट विल प्रिफर एलिमिनेशन रिएक्शन, और अगर यही मीडियम एक्वस होता सो इट वुड हैव प्रिफर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास मीडियम एल्कोहलिक है दैट इज मिथेनॉल है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। हमने ब्रह्मास्त्र 4 में भी देखा था, एलिमिनेशन में क्या रहता है, बहुत बेसिक सा रूल रहता है बेटा, CH3 CH2 CHF CH3। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो हमारा अल्फा कार्बन हो जाता है। उसके अगल बगल देखिए यहाँ पे एक बीटा और एक बीटा 1, ठीक है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन, इस केस में वो फ्लोरीन है, ठीक है। तो थोड़ा अलग से इसको H को नीचे करके बना देता हूँ, यहाँ से HF रिलीज हो गया, ठीक है। और उसने क्या फॉर्म कर दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ब्यूट 2 इन, ठीक है। ऑप्शन में नेम तो नहीं दिया, डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे रखा है, दैट इज आवर आंसर विल बी C। तो ये ध्यान देना है कि आपका CH3O माइनस कौन से मीडियम में, अगर एक्वस में होता तो हम सब्स्टिट्यूशन करते तो फ्लोरीन हटता और वो पूरा ग्रुप इधर आके जुड़ जाता, यानी एक तरीके से ईथर बन रहा होता। बट ऐसा नहीं है क्योंकि मीडियम एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। बीटा से भी हाइड्रोजन जा सकता था, बट वो सेव रूल याद है ना, ब्रह्मास्त्र 4 में हमने डिस्कस किया था सेव रूल। तो सेव रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्डेड कार्बन से जितना ज़्यादा कार्बन जुड़े रहेंगे उतना वो मेजर प्रोडक्ट की तरह काम करेगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते। देखो टेंशन लेने वाला टाइम नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बिना पैनिक करे जितने हो सके उतने बार उतनी NCERT रीड करे, थ्योरीज को करे, और वो सब करने के बाद पहली प्रायोरिटी में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन 1 एट द सेम ही टाइप के हमेशा आएंगे, ठीक है। थोड़े कंसेप्ट आगे पीछे हो जाएंगे, बट हमें ये ध्यान देना है कि जो कोर वैल्यू रहेगी क्वेश्चंस की वो हमेशा सेम ही रहेगी। और वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, अपने तक ही नॉलेज नहीं दोस्तों में भी स्प्रेड करें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर्स, ये बहुत क्लासिकल लाइन है NCERT की। अब उसने ऑर्डर पूछा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो हमारे ध्यान में यही रहता है कि सर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स करते हैं तो एल्कीन ही फॉर्म होता है, नहीं। प्रिपेरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स, स्टार्टिंग ईथर्स की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग ही लाइन रहती है कि एल्कोहल्स का जब मैं डिहाइड्रेशन करता हूँ कम टेम्परेचर पे, वहाँ पे 473 केल्विन रहता है, बट अगर एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं थोड़े कम टेम्परेचर में 443 केल्विन, कुछ ऐसा ही डेटा दे रखा होगा। सो वो एल्कोहल्स का जब भी डिहाइड्रेशन करा जाएगा तो वो ईथर्स बनाता है, वो दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएंस। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एल्कीन बनाएगा, कम टेम्परेचर होगा तो ईथर्स फॉर्म करेगा, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर वो एक क्लासिक SN2 का एग्जाम्पल रहता है। विच रिएक्शन, SN2। और SN2 का हमें ऑर्डर पता है रिएक्टिविटी का, क्या होता है, हाँ कमेंट में आना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहता है SN2 रिएक्शन का। ये एल्काइल हैलाइड्स के लिए भी एप्लीकेबल है या कोई गिवन एल्कोहल के लिए भी है। तो एल्कोहल की डिग्री का ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले यूजुअली करते ही नहीं है क्योंकि हमने वो पहले भी देख रखा है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर्स, तो एल्कोहल का डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, 2 एंड 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। तो ध्यान देना, सिर्फ एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन नहीं बनता है। याद है कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कोहल्स को थोड़े कम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी अगर आप डिहाइड्रेट करेंगे तो वहाँ पे ईथर्स दैट इज ROR मिलता है, और दिस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिकल ईथर फॉर्म होता है, सिमेट्रिकल ईथर्स फॉर्म होते हैं। डन, आगे के यूनिट पे बढ़ते हैं। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल वो एक छोटा सा पेज है ना, 2
एल्कोहल्स के लिए, मीथेनॉल और इथेनॉल के लिए। तो मीथेनॉल का कॉमन नेम वुड स्पिरिट भी होता है। ये सारी बातें एमसीक्यूज की एनसीईआरटी में दी है, किस तरीके से आएगी वही क्वेश्चंस बता रहे हैं। सो कैसे प्रिपेयर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में, H2, और कंडीशन क्या होती है, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3OH, ठीक है। दिस इज ओनली नोन एज मीथेनॉल। इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, वुड स्पिरिट। डन सर, पूरी रिएक्शन ही लिख दी, सही है, यही हमें पता होनी चाहिए। तो रिएजेंट क्या है, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन को किसके साथ रिएक्शन करा है, H3O प्लस, मतलब अल्टीमेटली वो H प्लस बता रहा है, एसिड से H प्लस आ रहा है। तो हमें ये यूनिट पता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का यूनिट रहता है फ्रॉम एल्कीन से, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन से होती है एल्कोहल्स की। सो एल्कीन को एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहा होता है बेटा, एल्कोहल फॉर्म कर रहा होता है। अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि किस मैकेनिज्म से फॉर्म कर रहा होता है। तो बहुत सिंपल एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है कि ये मार्कोनिकॉफ्स रूल्स को गवर्न करता है। मार्कोनिकॉफ याद है, मार्कोनिकॉफ याद है, हाँ। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में से H प्लस और OH माइनस का बंटवारा करना है एल्कोहल के केस में। सो डबल बॉन्डेड में से उस कार्बन पे OH जाएगा, उस कार्बन पे OH जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन अटैच्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। दिस इज ओनली मार्कोनिकॉफ रूल। सो आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन पे ध्यान दो। तो ये पूरा सेट है जो डबल बॉन्डेड कार्बन का है। अगर आप अंदर वाले कार्बन पे देखोगे तो इधर नंबर लिख लो, उसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1, और बाहर वाले के पास कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2। अगर यही एडिशन HX का होता तो H और X जा रहा होता, बट हमें HX एल्काइल हैलाइड तो नहीं बनाना, हमें एल्कोहल बनाना है। तो उस केस में H प्लस और OH माइनस जाता है। एल्कोहल बनाना है तो आपको क्या ऐड करना होता है, सिंपली H प्लस और OH माइनस। सो OH माइनस उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, 1 या 2, 1 या 2, 1 वाले के पास कम हाइड्रोजन है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, CH3 CH2, बाकी सब ऐसे के वैसे ही रहेंगे, CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHOH। क्या डबल बॉन्ड रहेगा सर, जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेगा नहीं, ये रूल ही याद रखना है। तो CH, अगर OH इधर गया है तो H इधर आ जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3। डन, दिस इज आवर एल्कोहल। सो हमें नंबरिंग करने आती है, 6 कार्बन दिख रहे हैं, 2 पे एल्कोहल है, तो हेक्सेन 2 ऑल विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ते, among the following ethers which one will produce methyl alcohol, which one will produce methyl alcohol, that means CH3OH on treatment with hot concentrated HI। अगर आप ध्यान से एक पैटर्न देख रहे होगे, सो मैं हर सीरीज में ट्राई कर रहा हूँ कि ईथर्स की रिएक्शन HI के साथ एक क्वेश्चन तो मैं लेके आ ही रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल उस पार्ट जैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अंडररेटेड टॉपिक है। हमें ध्यान, मैंने बहुत पीछे ब्रह्मास्त्र 3 ब्रह्मास्त्र 4 में भी आपको बताया था, आपको जब भी ऐसे टाइप की रिएक्शन आए तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन्स को देखना है। सो अगर आप ध्यान से देखो इस ऑक्सीजन को, तो इससे जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, C1 और C2 मार्क कर लेता हूँ। C1 कार्बन की डिग्री कितनी है, C1 कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है और C2 की कोई डिग्री नहीं है, मतलब वो नॉर्मल CH3 है। सो हमें पता है कि अगर इसकी रिएक्शन में HI के प्रेजेंस में हीट करता हूँ तो दोनों में से कोई भी, अगर C1 C2 में से कोई भी अगर 3 डिग्री का आता है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी, SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म में क्या फॉर्म होता है बेटा, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसी एक का बॉन्ड तोड़ना चाहेगा हमेशा, ईथर्स में HI के प्रेजेंस में ऑक्सीजन किसी ना किसी कार्बन से छूटना चाहता है। सो अगर SN1 रिएक्शन होगी तो कौन से कार्बन से छूटना वो ज़्यादा प्रिफरेबल करेगा, जहाँ कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा। और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कब बनेगा, जब C1 और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाए। यानी इस केस में क्या हो रहा होगा, CH3, ये CH3, यहाँ CH3 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन C2 को नहीं छोड़ेगा, दोनों से नहीं छुट्टा हो जाएगा, एक से ही बॉन्ड तोड़ेगा। तो वो क्या फॉर्म कर रहा होगा बाई प्रोडक्ट में, मतलब CH3O-। सर अब तो पता है सर,
बस H को बांटना है और I को बांटना है। H कैसे बढ़ता है, H प्लस में, और I कैसे टूटता है, I माइनस में। I माइनस इधर जाएगा और H प्लस उधर जाएगा। सही है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया बेटा, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे I आके जुड़ गया और बाई प्रोडक्ट में CH3OH। दिस इज ओनली आवर मिथाइल एल्कोहल या मीथेनॉल जो हमें चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। आप प्लीज़ 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 नोटबुक लेके बैठे हैं तो ये बाकी के सेट के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। C1 C2 में से कोई एक ही टूटता है, मैंने ऑलरेडी इसकी टेक्निक पिछले में भी बता दी, अभी भी रिवाइज करवा दी। C1 C2 में अगर कोई 3 डिग्री का नहीं है तो बेसिक SN2 रिएक्शन होगी, SN2 में वो वहाँ जाएगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, डी। द रिएक्शन ऑफ CH3C CH3CH3O माइनस, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, ये O पे माइनस है और Na प्लस है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन है। इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाई, RX के साथ। विलियमसन सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ एसिमेट्रिकल ईथर्स का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। हमें पता है कि ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2 रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड अपनी ही जगह पे रहेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्ट रहता है विलियमसन सिंथेसिस में, O माइनस, वो उस कार्बन पे जाएगा जिससे हेलोजन जुड़ा है और हेलोजन को बाहर कर देगा। कंडीशन विलियमसन सिंथेसिस की ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन सबसे अच्छी कब होगी, जब आपका एल्काइल हैलाइड या तो CH3X हो या तो 1 डिग्री हो, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस भी SN2 का एग्जाम्पल रहता है। सो हो गया, खत्म हो गया भाई सारी स्टोरी बता दी। यहाँ से O माइनस है, वो Cl को हटाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, CH2 अपनी जगह पे, ठीक है, और यहाँ CH3 और O माइनस इस कार्बन से आगे जगह। ये जो एल्काइल ग्रुप एल्कोक्साइड का रहता है ना, वो सिर्फ पीछे 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 जाता है, वो कुछ नहीं करता, उसका कोई काम ही नहीं है, वो ऑक्सीजन से सिर्फ जुड़ा रहेगा। जो भी काम है वो ऑक्सीजन कर रहा होगा। कितना भी भयानक एल्कोक्साइड ग्रुप दिख रहा है, एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, डरने का नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो रिएक्शन का नाम क्या रहता है, विलियमसन सिंथेसिस। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है रिएक्शन, SN2। तो एल्काइल हैलाइड की प्रिफरेबल डिग्री कौन सी होती है, CH3X या तो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री 3 डिग्री में वो रिएक्शन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें ये देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट हम इस बात पे गवर्न करते हैं कि गिवन कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। आई रिपीट, गिवन कंपाउंड गिवन एक्वा स्टेट वाटर के साथ कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप फैमिली को देखोगे तो ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप मतलब दिस इज एल्कोहल, CHO ग्रुप है मतलब दिस इज एल्डिहाइड, और COOH है यानी दिस इज कार्बोक्सिलिक, दिस इज कार्बोक्सिलिक। सो यानी मैंने 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को इंडिकेट कर रखा है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग कहाँ बन रही है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग कौन से फैमिली के केस में बनेगी, कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग वो वाटर के साथ शो कर रहा होगा, जितना ज़्यादा वो H बॉन्डिंग वाटर के साथ शो कर रहा होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट केस बन रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड में, ठीक है। तो थर्ड वाला सबसे पहले कहाँ लीड कर रहा है, 2 केसेस में लीड कर रहा है। अब उसके बाद आ जाओ, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में एल्कोहल्स की जो H बॉन्डिंग रहती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली इन्वॉल्व रह रहा होता है, वो ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेडली मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो एल्कोहल सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, दैट इज ROH। इसकी H बॉन्डिंग वाटर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी रिलेटिवली टू एल्डिहाइड, बट कम होगी कंपेयर टू किसके, कार्बोक्सिलिक पे। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 3 1 एंड 2, डन। तो दिस इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी को अंडररेट नहीं करना है बोर्ड 2024 के रिस्पेक्ट में, वो ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। हम सारी रिएक्शन प्रिपेयर कर दे रहे हैं, बट अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्जाम में आ जाएगा तो दिक्कत की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते 36, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला C5H10O यील्ड फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन मतलब NH, सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पे PH जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन बोलते हैं। NH2 रहता है यहाँ पे, ठीक है, NH2, डन। फिनाइल हाइड्राजोन
हाइड्राजोन कब होता है? जब फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स में आता है ये। एंड गिव्स अ नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट पे नेगेटिव रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या होता है कि उसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। क्या नहीं प्रेजेंट होगा बेटा? एक्टिव मिथाइल ग्रुप एब्सेंट रहेगा। एक्टिव मिथाइल ग्रुप इज एब्सेंट। ये बात एक तो पता चल गई, क्योंकि वो फिनाइल हाइड्राजोन बना रहा है तो यानी वो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव NH2Z, याद है, याद आ रहा है? NH2Z अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव वाला यूनिट है, उसके साथ तो रिएक्शन कर रहा है, यानी एल्डिहाइड कीटोन तो हो सकता है। आगे देखते हैं। एंड टॉलेंस टेस्ट को भी वो नहीं दे रहा है, तो टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है यानी वो कंफर्म सी बात है कि वो एल्डिहाइड तो नहीं है, वो क्या होगा? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ऑन, ठीक है। तो इधर तो वैसे भी आल एलिमिनेट हो गया, ऑल एल्कोहल तो आएगा ही नहीं। ऑन में देखना है आपने। इट प्रोड्यूसेस एन हेप्टेन। एन हेप्टेन मतलब नॉर्मल हेप्टेन प्रोड्यूस कर रहा है ऑन रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इतनी बात कंफर्म हो गई कि कीटोन है, रिडक्शन करना है, क्लेमेंसन ZnHCl के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ZnHCl के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन कर लेंगे हम लोग। तो क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ। इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो कीटोन हमें क्या मिल रहा है? एन पेंटेन मिल रहा है। पेंटेन यानी फिक्स सी बात है कि उसके पास 5 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। ओके, सो हमारे पास 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास 5 कार्बन है, पेंट एन ऑन और 2 पेंटेन ऑन। तो लेट्स चेक देयर स्ट्रक्चर। सो पेंटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2 C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये CH3 हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। ये 1 2 3 4 और 5 डन। ये बात क्लियर है? यहाँ CH2 आ जाएगा। दिस इज अवर 2 पेंटेनॉन। सर ये गलत है, क्यों? क्योंकि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है तो उसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप तो होना ही नहीं चाहिए। एक्टिव मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है सर, CH3 ये प्रेजेंट है एक्टिव मिथाइल ग्रुप। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से, जो गिवन कंडीशन के हिसाब से 2 पेंटेनॉन तो नहीं होगा। 3 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सो 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन में कंफ्यूजन होती है तो पहले कार्बन कार्बन के बॉन्ड बना लो और थर्ड पे डबल बॉन्ड O बना लो। यहाँ CH3 दे दो, यहाँ CH2 दे दो, यहाँ CH2 दे दो, यहाँ CH3 दे दो। देखो एकदम परफेक्ट, देखो नीचे देखो, ठीक है, एकदम परफेक्ट आएगा कि उसका रिडक्शन करेंगे तो एन पेंटेन आ जाएगा। रिडक्शन आप वुल्फ क्रिश्नर से भी कर सकते हो और क्लेमेंसन से भी कर सकते हो। कुछ दिया नहीं है तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 पेंटेन ऑन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ये सारी चीज़ों को एक साथ रिवाइज करके आपको दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते। RMgX को कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो Y मिल रहा है। Y का एसिडिफिकेशन करके कार्बोक्सिलिक मिल रहा है, तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। CO2 का बॉन्ड ऐसे ऐसे दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX ऐसे दिखेगा। ये हमने बनाया है, ये NCERT में दिया है, हमें बनाना आना चाहिए। पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा, एक जुड़ा रहेगा, एक पे O माइनस और कार्बन पे प्लस। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो O पे माइनस, कार्बन पे प्लस। RMgX में R माइनस और MgX पे प्लस, तो माइनस भागेगा प्लस की तरफ और प्लस पूरा जाएगा माइनस की तरफ। तो क्या बन रहा होगा? इंटरमीडिएट C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आके जुड़ गया R या O माइनस और MgX। ये प्लस माइनस का बॉन्ड इसीलिए इंडिकेट किया है क्योंकि ये दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, और आयोनिक बॉन्ड्स जब भी बनते हैं तो उन पे चार्जेस हमें शो करना पड़ता है। आगे तो आपको पता ही है क्या करना है हमें। तो Y आपका क्या है? हमें Y ही बताना है, सिंपल सी बात है। तो अगर आप Y को देखोगे तो क्या आ जाएगा? RCOO माइनस और MgX, जिसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट NCERT बेस्ड रिएक्शन है, ध्यान देना है। हर रिएक्शन को नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है, रिवाइज करना है कांस्टेंट बेसिस पे, अपने आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बनेंगे। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन? ब्यूटेनॉन ऑन बोला है यानी कीटोन है, ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। तो हमने पिछले ब्रह्मास्त्र की सीरीज में देख रखा है, एल्कलाइन KMnO4 जो रहता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी वो अल्कोहल से डायरेक्टली चाहे तो कार्बोक्सिलिक तक ले जा सकता है। बट एक दिक्कत है, अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक जाते हैं ना तो 2 डिग्री जो अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर उसको वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तब तो वो कार्बोक्सिलिक बना देगा, तब तो वो कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट फॉर्म कर देगा। बट अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है,
3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं शो करता है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने के लिए H होना चाहिए, जो 3 डिग्री अल्कोहल के पास होता नहीं है, 1 और 2 डिग्री में खेल होता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहता है वो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पे ले जाके रोक देता है। अगर आपको कीटोन से कार्बोक्सिलिक ले जाना है तो वेरी विगरस कंडीशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन में विगरस कंडीशन नहीं दी है, तो हमें पता तो इतना चल गया कि मेरा जो भी अल्कोहल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, नॉट 3 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल नहीं है, ये बात क्लियर है। तो 2 डिग्री हमें देखना है। ब्यूटेन 1 ऑल नहीं चलेगा सर, ब्यूटेन 2 ऑल नहीं चलेगा, तो बोथ ऑफ दिस तो है ही नहीं, दिया है तो शायद नन ऑफ दिस को भी एक बार चेक करना होता है। तो ब्यूटेन 2 ऑल की अगर मैं बात करूंगा तो CH3 CH2 CH यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा। दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल जिसका मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो O से H और कार्बन से H जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ब्यूटेन ऑन। ठीक है, दिस विल गिव ब्यूटेन ऑन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब्यू मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। डन। ये ध्यान देना, इस थ्योरी को बिल्कुल नोट कर लेना। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन 1 डिग्री करेगा तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक, हमें कार्बोक्सिलिक पे जाना नहीं है। 2 डिग्री वाला करेगा तो कीटोन पे रुक जाएगा, 3 डिग्री वाला करता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। सो हमने पिछली बार एक एल्डोल कंडेंसेशन की बहुत अच्छी रिएक्शन पूरी तरीके से देखी थी। एल्डोल कंडेंसेशन वो करता है जिसके, जो नहीं करता है वो कौन है, या तो जिसके पास अल्फा कार्बन ही ना हो या अल्फा कार्बन हो बट उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट हो, कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं प्रेजेंट हो। सही है कि नहीं। तो अल्फा कार्बन कौन सा होता है, तो सर CHO कार्बन जो होता है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, उससे जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा रहता है उसको ही मैं अल्फा कार्बन बोलता हूँ, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा कार्बन। तो इसके पास अल्फा कार्बन भी और उस कार्बन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये तो एल्डोल करेगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है, तो करेगा। CHO के अगर आप देखोगे तो ये अल्फा कार्बन है, 1 2 और डबल बॉन्ड, कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड होगा, तो इसके पास अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो यानी दिस विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। आप ऐसे ही बाकी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, विच विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो मुझे तो यार बी भी दिख रहा है, क्योंकि ये वाला अगर मैं ध्यान से देखूँ, सी वाला ऑप्शन, ये CHO ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है पर इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, तो 2 ऑप्शन है। BD होता है क्या, एक आध 2 क्वेश्चन अपने पास जनरलाइज रहता है, 2 ऑप्शन रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे है अल्फा कार्बन भी और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये नहीं करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो 2 ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पे, B एंड D। आपको बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, जनरलाइज्ड ऑप्शन रखते टाइम आ गया होगा तो अच्छी बात है, रिवाइज हो गया है। ठीक है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र के पहले सीरीज में देख रखा है। भाई ब्रह्मास्त्र की सीरीज अपने तक ही नहीं रखना है, शेयर भी करना है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना है कि भाई कैसे हम और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ रहता है उसका डायरेक्टली रिलेशन रहता है -m और -i इफेक्ट से। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +m एंड +i इफेक्ट। तो जितने भी हेलोजन फैमिली वाले लोग होते हैं, हेलोजन फैमिली मतलब X, ठीक है, वो सब -i इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बेटा, -i इफेक्ट शो करते हैं। यानी हेलोजन फैमिली वाले जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा -i होगा और उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सो आप ऑप्शन को क्लियर कट देखिए, CH3COOH कार्बोक्सिलिक है, कोई देने वाला लेने वाला कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ देखोगे तो CH2CL2COH है, यानी एग्जैक्टली 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, अच्छी खासी एसिडिटी बढ़ गई। थर्ड ऑप्शन देखो आप, थर्ड ऑप्शन में एग्जैक्टली कितने कार्बन प्रेजेंट, कार्बन बोल रहा हूँ, क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में -i इफेक्ट इसमें बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि -i इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी एसिडिक नेचर भी बहुत इंक्रीज हुआ है। सो हमारा ऑप्शन सी विल बी मोस्ट एसिडिक। अगर सीक्वेंस पूछी होती तो सीक्वेंस हम ये बोलते कि सबसे ज़्यादा सी, फिर बी। AD में मैं क्या करता पता है, मैं ये चेक करता कि अगर आप यहाँ देखो तो ये पूरा ग्रुप ET है, इथाइल है, और ये CH3 मतलब Me है। भाई ये लोग +i वाले हैं, एल्काइल फैमिली जो होती है +i वाली है, और हम जैसे जैसे एल्काइल फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, एल्काइल फैमिली में डाउन द ग्रुप DTG जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो +i इफेक्ट बढ़ता है, +i इफेक्ट बढ़ता है। यानी CH3
कैसा भी है, अच्छा है एसिडिक वाले के लिए, वो प्लस आई बढ़ा रहा है बट इथाइल जितना नहीं बढ़ा रहा होता। सो अगर सीक्वेंस बताना होता तो सी सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर ए और सबसे लास्ट में डी। इधर प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम ई है और यहाँ पे ई टी है, ज़्यादा प्लस आई ई टी का होता है तो ज़्यादा प्लस आई यानी एसिडिक नेचर को घटाता, और ये कम प्लस आई दे रहा है तो एसिडिक नेचर को इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा कर देता। बट हमें ऐसा पूछा नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड डायरेक्ट रिएक्शन है। एसिड एनहाइड्राइड्स मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, दीज आर नोन एज एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आर एन एच टू रिएक्शन, ये यूनिट हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक में, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक में एसिड एनहाइड्राइड जब भी प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो अमाइड ग्रुप फॉर्म करते हैं, अमाइड ग्रुप प्लस कार्बोक्साइलिक ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं। तो अमाइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है, आर सी ओ पाई NH2, दिस इज अमाइड। और कार्बोक्सिलिक तो बच्चे को पता रहता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और OH, ठीक है, दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। तो हमारे को क्या पूछा है, एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस गिव व्हाट, इमाइड तो नहीं देता है, क्या देता है हमें, अमाइड ग्रुप देता है। इस फंक्शनल ग्रुप, इसी ग्रुप जब RCO पाई NH2 प्रेजेंट हो, यानी उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप बोलते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक में है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक होता क्या, बच्चे एल्डिहाइड कीटोन्स को ही बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक को ही रह जाते हैं, और वो बोर्ड वाले कार्बोक्सिलिक पूछ लेते हैं तो बच्चे आगे बोलते हैं पेपर टफ था। क्यों? क्योंकि हम यूनिट्स को ढंग से देख नहीं रहे, ठीक है। उसी तरीके से एल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स होता है, हम एल्कोहल फिनॉल्स में तो एक्सपर्ट है, बट ईथर में विलियमसन कौन सा करता है, कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी एक रिएक्शन है, कितनों को तो अभी पता चला होगा, उसमें भी वो SN2 है, वो लाइन लिखी है, विलियमसन लाइन लिखी है कि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सो ईथर्स और कार्बोक्सिलिक वो अंडररेटेड होते हैं, और उनको पता रहता है बोर्ड वालों को कि ये लोग कौन सा छोड़ने वाले हैं, उसी को डालेंगे वो लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो कपलिंग रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि डायजोनियम जो सॉल्ट रहते थे N2 प्लस और X माइनस, वो हमारी NCERT के रिस्पेक्ट में फिनॉल के साथ रिएक्शन करते थे तो एक कपलिंग रिएक्शन होती थी, और NH2 के साथ रिएक्शन करते थे तो एजोडाइज बनाते थे, डाई कलर रहते थे, येलो ऑरेंज कलर रहता था फिनॉल के केस में, येलो और NH2 के केस में ऑरेंज कलर ऑब्टेन्ड होता था। हमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है कि कौन कपलिंग रिएक्शन शो करता है, वो ग्रुप्स कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं जिनके साथ प्लस एम इफेक्ट्स, प्लस एम ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, यानी वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन दे सके, डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जब भी जुड़े रहते हैं तो कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। सो वो लोग कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, एजो कपलिंग रिएक्शन शो करेंगे, किसके साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या हैलाइड के साथ। सो अब हम चेक करते हैं। तो सर एनिलीन, बिल्कुल एनिलीन करता है, ठीक है। एनिलीन के केस में आपने स्ट्रक्चर भी पता है, बेंजीन इसी को कंप्लीट कर देता, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आखिरी छेड़े पे भी NH2 आ जाएगा। फिनॉल भी करता है, तो यहाँ पे बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और फिर यहाँ बेंजीन रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, OH, ये येलो और ये ठीक है, ये येलो कलर की डाई हो जाएगी और ये ऑरेंज कलर की, ठीक है। तो थोड़ा कलर ऊपर नीचे हो तो समझ जाना। एनिसोल का स्ट्रक्चर जो रहता है वो रहता है बेंजीन N डबल बॉन्ड N और फिर बेंजीन, और यहाँ OCH3 आ जाता है, दिस इज एनिसोल। नॉर्मल अगर हम एनिसोल की बात करें तो एनिसोल ऐसा दिखता है, बेंजीन OCH3, दिस इज नोन एज एनिसोल, इसका कॉमन नेम रहता है, ठीक है। डन। अब आप नाइट्रोबेंजीन को देखो, ये भी कपलिंग देगा, ये भी कपलिंग देगा, ये भी, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप्स जुड़े हुए बेंजीन से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, दैट इज प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। बट नाइट्रो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करता है, वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, और माइनस एम इफेक्ट वाले एजो कपलिंग रिएक्शन कभी शो नहीं करते, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डन। कलर्स का देख लेना, येलो ऑरेंज, वो याद रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चल जाता है यार, हम भी भूलते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये एसिटेनालाइड बोला जाता है, ये कॉमन नेम होता है एसिटेनालाइड का, और अगर आप इसका नेम करने जाओगे तो N फिनाइल इथेनामाइड बोलते हैं,
ठीक है। इसको क्यों यूज़ करते हैं हमने पहले ब्रह्मास्त्र में भी देख रखे है, ठीक है। वो जो NH2 की ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्ट्रेंथ रहता है, उसको डिक्रीज करने के लिए काम आता है। हालांकि ये फ्री हो जाता है, अमाइड से फ्री हो जाता है हाइड्रोलाइसिस करने पे। और ये डिक्रीज करने का रीज़न क्या होता है कि जब भी आपको Br2 किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा, वो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा, बट अगर आपको सिर्फ एक ही पोजीशन पे चाहिए, सो आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन एनिलीन को पहले तो आपको अमाइड के साथ रिएक्शन करके एसिटेनोलाइड बनाना पड़ेगा या एन फिनाइल इथेनोमाइड बनाना पड़ेगा, जो उसकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को कम कर देगा। और तब आप Br2 जोड़ोगे तो वो दो प्रोडक्ट्स देगा, एक ऑर्थो वाला भी देगा और एक पैरा वाला देगा। बट हमें पता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, सो ऑप्शन तो दोनों हो सकते हैं, बट हमें हमेशा मेजर बोला नहीं है सर, मेजर नहीं है, बट एनसीईआरटी में ऐसे लड़ने नहीं जाने का, हमेशा मेजर प्रोडक्ट को ही टिक करना रहता है और पैरा डेरिवेटिव्स हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। सो ये फॉर्म होता है। और अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+OH- के केस में, सो ये अमाइड ग्रुप फिर से निकल जाता और आपको NH2 Br आ जाता। ये बात क्लियर है, ब्रोमोएनिलीन फॉर्म हो जाता। पर हमें यहाँ तक बोला नहीं है, पहले स्टेप में ही है, हाइड्रोलाइसिस का दिखाया नहीं है, तो हम ये लगाएंगे नहीं, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग FeNHCl गिव। ये बहुत सिंपल सी यूनिट है। हम लोगों को नाइट्रो कंपाउंड्स है, उसको हम लोग H2 के साथ PD के प्रेजेंस में भी करते थे, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस मिलता था, या हम लोग SnHCl के साथ भी करते थे, या बेस्ट तरीका FeHCl के साथ स्क्रैप आयरन वाला, वो वर्ड है एनसीईआरटी में लाइन है स्क्रैप आयरन वाली। ठीक है, सो वो देखो वो लाइन तो है, बट उसके जैसा क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब क्या क्वेश्चन आएगा वो बच्चों को क्लियर होना है, तो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और एंड में क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवाइज करो, वो बेस्ट टेक्निक है। थ्योरी से क्वेश्चन रिवाइज अब उतना स्पेस नहीं बचा है, अब है कि जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उसके रेलिवेंट की थ्योरी जाके देखो। ठीक है, तो नाइट्रो बेंजीन को ये रिडक्शन बचपन से ही पढ़ रहे, H2 PDPD निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन यानी रिडक्शन रिएक्शन हुई, SnHCl FeHCl, तो वो प्राइमरी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन फॉर्म करेगा, जिसको हम प्यार से किस नाम से जानते हैं, एनिलीन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, आगे बढ़ते। बेंजामाइन क्लोरोफॉर्म KOH जब भी आ जाए, इट्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है, या इसका दूसरा नाम रहता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। सर टेस्ट है यानी क्या टेस्ट करता है, सो ये टेस्ट ओनली 1 डिग्री अमाइंस देते हैं, 1 डिग्री। अब वो चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों दे सकते हैं, एलिफेटिक भी दे सकते हैं और एरोमेटिक भी दे सकते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन है जो रिएक्शन दे रखी है। तो बेंजामाइन मतलब होता है बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, तो उसको बेंजामाइन बोल रहे हैं। तो सर ये 1 डिग्री है, बट ये एरोमेटिक अमाइन है। क्लोरोफॉर्म के साथ आप जैसे ही रिएक्शन कर रहे हो KOH के प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 के साथ KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, तो आइसोसाइनाइड ग्रुप दे देता है, यानी बेंजीन NC फॉर्म कर देता है। ठीक है, NC, CN मतलब साइनाइड होता है, चैप्टर 10/चैप्टर 6, CN मतलब साइनाइड और NC मतलब आइसोसाइनाइड। और इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, बहुत फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। सो ये एक तरीके से टेस्ट होता है फॉर 1 डिग्री अमाइंस, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। तो देखते हैं। फिनाइल साइनाइड नहीं चलेगा, साइनाइड मतलब CN, बेंजोनाइट्राइल, देखो साइनाइड का दूसरा नाम ही नाइट्राइल होता है, आइसोनाइट्राइल बोला होता है ना तो चल जाता। फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। ठीक है, ये याद रखना, पुराने ज़माने में साइनाइड बोलते थे CN वाले को, ठीक है, अभी नए थोड़े टाइम में IUPAC वालों ने नाइट्राइल को भी CN ही बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन NC बन रहा होगा। आगे देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसका शॉर्ट में BSC के नाम से भी आप जान सकते हो, BSC। B स्टैंड्स फॉर बेंजीन, S स्टैंड्स फॉर सल्फोनिल और C स्टैंड्स फॉर क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है,
और वो अलग अलग डिग्री ऑफ अमाइंस के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे मैं रिकैप भी कर देता हूँ आपको, ठीक है। अगर वो प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करता है, यानी RNH2 के साथ करता है, RNH2 सल्फोनामाइड बनाता है, उस कंपाउंड का नाम होता है सल्फोनामाइड, ठीक है। सल्फोनामाइड कैसा दिखेगा, बेंजीन, S डबल बॉन्ड O, Cl ले गया H और Cl आपस में बॉन्ड बना के भाग गए और नाइट्रोजन आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन के साथ और एक R के साथ। इसी को क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड। ये ध्यान रखना है क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक H है, सो ये 1 डिग्री अमाइन के केस में जो सल्फोनामाइड बनता है ना, वो सॉल्युबल इन एल्कली रहता है, वो सॉल्युबल इन एल्कली रहता है, एल्कली सॉल्युबल रहता है। 2 डिग्री में आप इमेजिन कर ही पा रहे होगे, बट 2 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह R2NH लिखा रहेगा, सो वो H Cl के साथ भाग तो जाएगा, N S के साथ जुड़ भी जाएगा, बट क्योंकि उसके पास कोई H नहीं रहेगा तो सल्फोनामाइड तो बनाएगा बट वो एल्कली सॉल्युबल नहीं होगा। और 3 डिग्री वाला आप खुद ही बता दो, 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री वाले केस में R3N रहता है। R3N मतलब वो क्लोरीन को भगाने के लिए जो हाइड्रोजन की ज़रूरत है, देखो बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनिल क्लोराइड में जो क्लोरीन को हाइड्रोजन लेके जा रहा है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। ऊपर वाले दोनों रिएक्शन करेंगे, एक सल्फोनामाइड एल्कली सॉल्युबल होगा और दूसरा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में टिक कर देते हैं, यही है ना, C6H5SO2Cl। डन, आगे बढ़ते। एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड्स वो विटामिन वाला टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले के ब्रह्मास्त्र में भी बोला है। अगर नए आए हो तो डायरेक्टली मत जुड़ो, पिछले के ब्रह्मास्त्र भी देखो, वो आपको बहुत 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 ये बहुत क्रूशल और वाइटल टाइम है आपके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करो कि आप सारी सीरीज़ को कंटिन्यूस देख रहे हो। सर बीच में से देख लिया, क्या हेल्पफुल होगा? नहीं हो। सब सीरीज़ अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे होगे तो आपको फेयर इनफ आइडिया आएगा। धीरे धीरे हम जैसे 6-7 ब्रह्मास्त्र सीरीज़ लाएंगे, उसके बाद से 7-8-9 में हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट अगर आप देखो 7 के अराउंड, तो 7 × 5 350 क्वेश्चंस के अराउंड सारे कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व होते हैं। फिर छोटी छोटी बातें रहेगी जो हमें कवर करनी होगी, तो प्लीज़ डायरेक्ट चीज़ें मत देखिए। कुछ कुछ बहुत बातें मैंने बताई है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट की है। तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी मैं बोल रहा हूँ विटामिन सी की बात होती है, और विटामिन सी कौन से टाइप्स के फ्रूट्स में मिलता है? विटामिन सी रहता है सिट्रिक फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है। जैसे आप ऑरेंज खाते हो तो सिट्रिक फूड्स रहते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन होता है, ठीक है। वो ना तो प्रोटीन होता है, ना न्यूक्लिक एसिड होता है, ना हार्मोन होता है। विटामिन सी का नाम ही एक तरीके से एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, जो सिट्रिक फूड्स में प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते, टाइमर खुल गया यार। 48 द फॉर्मूला ऑफ रेमेनोज, तो रेमेनोज कार्बोहाइड्रेट फैमिली का, कार्बोहाइड्रेट फैमिलीज में ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैमिली में जनरल फार्मूला होता है CxH2OY, याद आ रहा है ना कुछ, CxH2OY, बट रेमेनोज इस फॉर्मूले को गवर्न नहीं कर रहा होता है। क्यों नहीं गवर्न कर रहा होता है? क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, ठीक है, C6H12O5, ये रेमेनोज का फॉर्मूला होता है, जो ये है कार्बोहाइड्रेट, बट कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा C6H12O5 रेमेनोज, ठीक है। आगे देखते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज ओनली नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी लाइन लिखी है। विच अमीनो एसिड्स डू नॉट हैव प्राइमरी अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो कौन सा ऐसा हमारे पास अमीनो एसिड है जिसके पास प्राइमरी अमीनो ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहता है? तो प्रोलीन का अगर आप वो स्ट्रक्चर देखोगे, बहुत सारे आपको अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, उसमें जो सबसे लास्ट है प्रोलीन, उसके पास प्राइमरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद बोला था शुगर प्रेजेंट इन DNA एंड RNA, तो DNA और RNA में जो शुगर रहता है वो राइबोज होता है, राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर जो रहता है वो क्या रहता है? एक तो एल्डोपेंटोस हो सकता है, एल्डोट्रायोज हो सकता है, कीटोपेंटोस हो सकता है, कीटोट्रायोज हो सकता है। तो दैट राइबोज शुगर इज एल्डोपेंटोस, पेंटोस का मतलब होता है 5 कार्बन, सो इट विल बी एल्डोपेंटोस राइबोज शुगर। अगर DNA की बात करें तो अल्फा राइबोज शुगर, और डीऑक्सी राइबोज शुगर DNA की बात करें तो, ठीक है। तो इसी की तरह, इसी के साथ हमारा ब्रह्मास्त्र
सीरीज़ 5 ओवर होता है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।